हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे। आई होप, मैं यही उम्मीद कर रही हूँ। सो आज की कहानी जो मुझे सुनानी, आपको सुनना है शिप्रा मैम की ज़बानी बेटा। सो लेट्स गेट स्टार्ट। शुरू करें। चलिए आ जाओ भाई, सारे लोग आ जाइए। सभी लोगों को शेयर कर दीजिए क्योंकि आज मैम लाइव है। तो रोज़ मैम क्या रहती थी, हाँ ठीक है, वो भी लाइव ही है। चलिए शुरू करें। आ जाओ भाई सारे लोग, राम राम सारे ने। चलो एवरीबॉडी बोल रही हूँ मैं। चलिए शुरू करें। सो आज हमें करना है PYQs। आज करीब 38 से 40 के आसपास हैं। 4-5 सवाल जो हैं वो मैंने अपने से डाले हुए हैं ताकि मैं थोड़ी और आपसे प्रैक्टिस करा सकूं। आज तुम्हें बताना है कि तुम्हारे सवाल कितने सही हुए। ठीक है, अब भाई शुरू हो जाओ। ठीक है, मेरी याद आई। ठीक है, सबको बहुत बहुत राम राम, प्रणाम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। चलो वालेकुम अस्सलाम। चलो भाई माताओं बहनों, शुरू करते हैं। शुरू करें? यस, ठीक, लेट्स स्टार्ट। तो भाई बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन से हर साल करीब 3 से 4 सवाल आते हैं ही हैं। इस साल ज़्यादा आ सकते हैं क्योंकि चैप्टर जो हैं वो कम हो गए हैं। अब तुम्हारी किस्मत जो है वो कैसी है वो डिपेंड करेगा कि इजी सवाल हैं या ज़्यादा सवाल आते हैं। ठीक है, हाय मुस्कान, हाय, हाउ आर यू? आई होप यू डूइंग गुड। चलिए शुरू कर रहे हैं भाई, है ना? शुरू कर लें। एक बार चैट सेक्शन में भाई, आज जो है थोड़ा तुम्हें स्टूडियो का सेटअप अलग लग रहा होगा। इट्स ओके मैम, वही है। चलो भाई सब लोग चैट सेक्शन में आग लगा दो और उसके बाद हम कहानी को शुरू करते हैं। शुरू करें। चैट सेक्शन में एक बार आग लगनी चाहिए। ठीक है, चैट प्राइवेट, ये दिस इज़ नॉट ऐप कि यहाँ पे चैट प्राइवेट हो जाएगी। यहाँ सबको दिखेगी और मैं सबके आंसर्स देखूंगी, है ना? कौन सा बच्चा सबसे पहले आंसर देगा, है ना? कौन सा बच्चा सबसे पहले आंसर देगा वो भी मैं देखूंगी। और अगर किसी बच्चे ने गलत आंसर दिया तो उसकी सुताई भी होनी तय है ना? तो भाई गलती से भी गलत आंसर आप लोगों को नहीं देना है। ओके बच्चों, गलती से भी गलत आंसर नहीं देना है। शुरू करें। चैट सेक्शन में आग लगाओ भाई, जब तक आग नहीं लगेगी तब तक स्टार्ट नहीं होगा। तो सबसे पहले चैट सेक्शन में जो है धड़धड़ा के, सड़सड़ा के आग लगनी चाहिए है। यस, ये हुई ना बात यार, ऐसे होना चाहिए कार्यक्रम। क्योंकि देखो PYQ जब हम कर रहे होते हैं ना तो हमें आधे से अधिक क्वेश्चंस के आंसर पता होते हैं। ठीक है, PYQ जब हम कर रहे होते हैं तो आधे से अधिक क्वेश्चन के आंसर हमें पता होते हैं। तो अब मैं आज आप लोगों के बीच में कॉम्पिटिशन लगाती, कौन सबसे पहले आंसर देगा, क्योंकि जो सबसे पहले आंसर देगा उसका यहाँ पे नाम लिया जाएगा। बाकी यहाँ पे कोई बकवास करोगे तो ब्लॉक कर दिए जाओगे। शुरू कर रहे हैं पहला। इसमें मैंने 2006 से लेकर 2023 तक के सवाल लिए हैं। आइए समझते हैं। किसी को ना समझ में आएगा वो पूछ लेगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? आ जाओ बेटा, आ जाओ। शुरू करते हैं। पहला सवाल, एग्जामिनेशन ऑफ द ब्लड ऑफ अ पर्सन सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग एनीमिया, ठीक है, शोज लार्ज इमेच्योर न्यूक्लिएटेड इरिथ्रोसाइट, है ना? भाई आपको पता होना चाहिए कि जब आपकी RBC मैच्योर होती है उसमें न्यूक्लियस होता है। ठीक है, बाद में मैच्योरिटी के बाद नहीं होता। और पर उसमें हीमोग्लोबिन नहीं है ना? भले लार्ज है, सब है, दुनियादारी है, पर हीमोग्लोबिन नहीं है। ठीक है, सप्लीमेंटिंग हिज डाइट, उसको ऐसी क्या हम उसको डाइट में दे दें जिससे उसके सिम्टम खत्म हो पाए? बताओ भाई, एवरीबॉडी कम ऑन, जल्दी से बताओ क्या होगा। क्या उसको देना चाहिए हम लोगों को कि भाई उसकी जो RBC है जिसमें हीमोग्लोबिन नहीं है, अभी एटा नॉट हीमोग्लोबिन इसमें नहीं है, उसको ऐसी कौन सी डाइट दे दो तो हीमोग्लोबिन बनना शुरू हो जाएगा? बताओ जल्दी से क्या देना पड़ेगा हम लोगों को? हो भगवान, क्या देना पड़ेगा? अक्षय जो है बच्चा जो है सबसे पहले इसने आंसर दिया है सही, तो इसको इनाम मिलेगा। बताइए भाई, फॉलिक एसिड और आपकी कोबालामाइन को हम विटामिन B12 भी कहते हैं। और आपको समझ में आना चाहिए कि जब तक विटामिन B12 नहीं होगा आपकी RBC मैच्योर नहीं हो सकती। आपकी हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए विटामिन B12 और फॉलिक एसिड का बहुत बड़ा रोल है। आपकी RBC मैच्योर नहीं हो सकती अगर आपके ब्लड में विटामिन B12 नहीं होगा या डाइट में विटामिन B12 नहीं होगा। इसीलिए प्रेग्नेंट लेडीज जिनको बहुत ज़्यादा हीमोग्लोबिन की ज़रूरत होती है, जिनको बहुत ज़्यादा भाई ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए भाई, क्योंकि बच्चे को सप्लीमेंट जा रहे हैं, तो भाई ऐसी कंडीशन में हमें क्या देना पड़ता है उसको? फॉलिक एसिड और विटामिन B12, इसका दूसरा नाम होता है। क्लियर है? समझ में आ गई बात? तो B होगा इसका आंसर। आयरन कंपाउंड्स नहीं, ये है सप्लीमेंट, ये दिए जाते हैं विटामिन B12। इसीलिए भाई जो भी व्यक्ति
जिसको हमारे विटामिन B12 की कमी होती है उसको सप्लीमेंट दिए जाते हैं, और अगर आप सप्लीमेंट नहीं दोगे तो उसकी बॉडी में आरबीसी तो बन जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, पर उसके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं होगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन बनाने के लिए वी नीड विटामिन B12। समझे? समझ में आई है नहीं आई बात? प्रभु किन किन लोगों का गलत था? पहले ही क्वेश्चन में जो है तो तुमने इतना भयंकर एक्सक्रीशन किया भाई, ये समझ में आया कि इफ यू हैव आरबीसी, आपके पास बराबर आरबीसी होगी, पर उस आरबीसी के अंदर जो है हीमोग्लोबिन नहीं होगा। ऐसी आरबीसी को पता है लल्ला क्या कहते हैं? ऐसे कहते हैं घोस्ट आरबीसीज कहा जाता है। ठीक है, चलिए एवरीबॉडी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेमेलियन सेल इज नॉट कैपेबल ऑफ मेटाबोलाइजिंग ग्लूकोज टू कार्बन डाइऑक्साइड? ऐसी कौन सी, ये तो बता दो यार, बहुत ही झंडू सवाल है। बोलो बोलो बोलो, कितने लोगों का सही गया? चैट सेक्शन में तेजी से चलते रहना चाहिए ताकि मैं बच्चों को देखते रहूंगी किसने सही बोला किसने गलत बोला। ठीक है, ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैमेलियन सेल इज नॉट केपेबल ऑफ मेटाबोलाइजिंग ग्लूकोज टू कार्बन डाइऑक्साइड? बोलो बोलो बोलो, चलो जल्दी से बोलो। कोई बात नहीं, आइए, अभी यू हैव सो मेनी क्वेश्चन, और ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, सो डोंट वरी। ठीक है, बताओ भाई कौन सी ऐसी सेल है अभी भी, मतलब बेशर्मों की तरह अभी भी हम कोई और सेल बोल रहे हैं, बताइए जल्दी से। ऐसी कौन सी सेल है जिसके पास ये कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ पाए? कौन है वो जो सपनों में आया? बताओ जल्दी से, कौन है वो? बोलो अभी भी, मतलब कुछ हैं ऐसे, कुछ महानुभाव लोग हैं ऐसे जो ये बोल रहे हैं कि भाई ये कुछ और हो सकता है। बताओ 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 एवरीबॉडी। सो इट इज आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, अनस्ट्राइडेड मसल सेल और लिवर सेल। भाई एक बात याद रखना कि अगर आपको ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ना है तो आपको 2 सेल के पार्ट चाहिए हैं। इसमें 2 सेल के पार्ट चाहिए हैं। एक है साइटोप्लाज्म में आप ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट करते हैं? ग्लूकोज को आप कन्वर्ट करते हैं पायरुविक एसिड में। ध्यान से सुनते जाना, पायरुविक एसिड में, ठीक है, साइटोप्लाज्म में। और भाई इस पायरुविक एसिड को अब आप लेके जाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ लेके जाएंगे? माइटोकॉन्ड्रिया में। और ये यहाँ पे कन्वर्ट होगी CO2, H2O और ढेर सारी ATP में। अब मेरा सवाल ये है कि आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया होना इस विशेष तौर से जरूरी है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, चलो चलो चलो। सो भाई आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया होना इज वेरी वेरी एसेंशियल। इफ यू डू नॉट हैव माइटोकॉन्ड्रिया, बेड़ा गर्क है तुम्हारा। सो माइटोकॉन्ड्रिया होना मेरे लाल, मेरे आंखों के तारों, चांद सितारों, गुले गुलजारों, बहुत जरूरी है। अब आरबीसी के पास क्या कोई सेल ऑर्गेनल होता है? मुझे तो पहले ये बताओ तुम, क्या आरबीसी के पास कोई सेल ऑर्गेनल है? आरबीसी डू नॉट हैव एनी सेल ऑर्गेनल। समझ में आई बात? डू नॉट हैव एनी सेल ऑर्गेनल। समझे या नहीं समझे? आरबीसी के पास कोई सेल ऑर्गेनल नहीं होता है। समझी गाइली? कोई सेल ऑर्गेनल नहीं होता, बिल्कुल खाली होती है अंदर से। समझे? कोई सेल ऑर्गेनल नहीं होता, तो इसलिए ग्लूकोज का CO2 में टूटने का प्रोसेस आरबीसी के अंदर नहीं हो सकता। क्योंकि अगर आप ग्लूकोज को CO2 में तोड़ना चाहते हो तो आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया होना जरूरी है, जो कि आरबीसी के पास नहीं होता। ठीक है, चलो ओके। सो राइट आंसर इज आरबीसी। अब कोई बच्चा अगर मुझे बता दे तो कितना अच्छा लगे मुझे कि क्यों नहीं होता माइटोकॉन्ड्रिया। वाई आरबीसी डू नॉट हैव द माइटोकॉन्ड्रिया? जरूरत भाई आरबीसी के अंदर हो जाए ना, क्या दिक्कत है? क्या परेशानी? हो जाए, क्या दिक्कत है भाई? इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि आरबीसी का काम होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो उसके पास जो चीज़ होनी चाहिए वो है हीमोग्लोबिन, और भर भर के उसके पास हीमोग्लोबिन होता है, तो उसको ज़रूरत ही नहीं है माइटोकॉन्ड्रिया की। इज दिस क्लियर टू यू? तो दे डू नॉट नीड द माइटोकॉन्ड्रिया। इनको सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन करना होता है, कार्बन डाइऑक्साइड करना होता है। दैट इज वाई दे हैव ओनली हीमोग्लोबिन। ठीक है, कोई सेल ऑर्गेनल नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, प्रोवाइड स्पेस फॉर द एकोमोडेशन ऑफ द हीमोग्लोबिन। अगला क्वेश्चन, किसका किसका सही हो? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब किसका किसका ये वाला क्वेश्चन जो है वो सही हो गया है? एवरीबॉडी, तुम लोगों ने शेयर नहीं किया इसके सेशन को शेयर करो भाई तेजी से, क्योंकि जब तक शेयर नहीं करोगे तब तक काम नहीं बनेगा। चलो एवरीबॉडी, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका किसका सही हुआ ये वाला? आगे बढ़ रही हूं मैं। ओके, किसका किसका सही हो गया है मामू? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। A drop of each of following, ठीक है, a drop of each of the following is placed separately on 4 slides. Which of them does not या will not coagulate? इन चारों को हम लोगों ने एक स्लाइड में लिया है, 4 स्लाइड लिया है। चैट सेक्शन अभी भी स्लो है, इतना स्लो रिस्पांस मैं तुम लोगों से उम्मीद नहीं करती हूँ यार। रिस्पांस एकदम खटाखट होना चाहिए, एकदम खतरनाक वाला।
ठीक है। तो हम लोगों ने पल्मोनरी वेन से एक ब्लड को निकाला और एक स्लाइड में लिया, ठीक है, नंबर 1 स्लाइड में। दूसरे में हमने लिया ब्लड प्लाज्मा को, ठीक है, ब्लड प्लाज्मा को लिया, ब्लड प्लाज्मा। तीसरे में हमने लिया ब्लड सीरम को, है ना, तीसरे में हमने लिया ब्लड सीरम को। और चौथे में हमने लिया है, क्या लिया है, थोरैसिक डक्ट से सैंपल फ्रॉम द थोरैसिक डक्ट ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम, तो हमने लिम्फ ले लिया है, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि इसमें क्या चीज़ कोगुलेट नहीं होगी, एवरीबॉडी, यस यस, अरे वाह यार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसमें आपका सीरम कोगुलेट नहीं होता। क्यों नहीं होता है ये अब आपको ध्यान से सुनना है, एवरीबॉडी प्लीज़ फोकस, अदरवाइज ये सबको आंसर पता है, अगर नहीं पता है तो ध्यान से सीखो क्यों नहीं होता है ब्लड कोगुलेट। एवरीबॉडी ध्यान से सुनिएगा, आ जाओ बच्चों, है ना। तो ब्लड, है ना, ब्लड में से अगर आप क्या निकाल दें, चलो भाई, ब्लड माइनस आरबीसीज, है ना, या फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ब्लड माइनस फॉर्म्ड एलिमेंट्स, फॉर्म्ड एलिमेंट्स के अंदर क्या क्या आता है बताइए, ब्लड माइनस फॉर्म्ड एलिमेंट्स, फॉर्म्ड एलिमेंट्स के अंदर क्या क्या आता है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स के अंदर आता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, ठीक है, प्लेटलेट्स, ठीक है। तो ये कहलाता है प्लाज्मा। तो ये क्या बन गया है बच्चों जी, दिस इज द प्लाज्मा, ये बन गया है प्लाज्मा। अब सुनो भाई, प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग प्रोटीन से बनता है सीरम, प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग प्रोटीन से बनता है सीरम। तो बाल में कौन कौन सीरम लगाता है भाई, मेरे बाल तो ऐसे है नहीं कि मैं सीरम लगा लूँ, ठीक है। तो भाई ऐसी बात है कि प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग प्रोटीन को हम कहते हैं सीरम। तो अगर आपके पास क्लॉटिंग प्रोटीन नहीं होगा तो आपका सीरम बनेगा। इज दिस क्लियर टू यू। तो ब्लड में से जब आप फॉर्म्ड एलिमेंट्स निकाल देते हैं, मतलब ब्लड सेल्स को निकाल देते हैं, तो बनता है प्लाज्मा। प्लाज्मा से जब आप फाइब्रिनोजन वाला क्लॉटिंग प्रोटीन निकाल दोगे बेटा, तो अब वो लिक्विड जो दिख रहा है पानी जैसा, वो क्लॉट नहीं हो सकता है, एंड दिस इज कॉल्ड एज सीरम। समझ में आ गई बात। तो सीरम क्लॉट नहीं होता है, ये बात याद रखना है। प्लाज्मा क्लॉट हो सकता है बिकॉज दे हैव द क्लॉटिंग प्रोटीन, ब्लड क्लॉट हो सकता है बिकॉज दे हैव द क्लॉटिंग प्रोटीन, ठीक है, एंड दे हैव द प्लेटलेट्स टू, बट ये क्लॉट नहीं हो सकता है, ठीक। डन 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 डन। आई होप दिस इज क्लियर टू यू एवरीबॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, ठीक है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, विच टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स आर कंसर्न्ड विद द रिलीज ऑफ हिस्टामाइन एंड नेचुरल एंटीकोगुलेंट लाइक हिपैरिन। ओह माय गॉड। अब आप मुझे बताओ कि ऐसी कौन सी सेल है जो हिपैरिन निकालती है और आपका हिस्टामाइन निकालती है। याद है तुमको न्यूट्रॉन 3 पॉइंट में हो, बहुत बढ़िया, ठीक है। सीरम लगाते हो, लगाना चाहिए, इट इज गुड फॉर द हेयर ग्रोथ, ठीक है, हेयर ग्रोथ के लिए अच्छा होता है, पर कुछ नहीं होता यार, लगा लगा के टकले हो गए, कुछ दिन के बाद बाल झड़ने पड़ जाएंगे अपने। चलो भाई क्या होता है बताइए जल्दी से। ऐसी कौन सी सेल है, हाँ जी, ऐसी कौन सी सेल है जो कि हिस्टामाइन भी निकालती है, हिस्टामाइन और हिपैरिन भी निकालती है। सारे बच्चे खड़े हो जाएं और मुझे बताएं कि हिस्टामाइन क्या होता है। हाँ जी, हिस्टामाइन, बहुत बढ़िया, सबके आंसर आ गए। हिस्टामाइन, हाँ ठीक है, मैं तुम्हारा आंसर आ चुका है, मैं समझ गई हूँ। अब हिस्टामाइन मुझे बताइए कि होता क्या है। बकवास नहीं कर, बकवास कोरबे नहीं, पहले बोल हिस्टामाइन क्या होता है बच्चे, बताओ जल्दी से तुम लोग। हिस्टामाइन क्या होता है। हिस्टामाइन एक प्रकार का वेजोडाइलेटर है। क्या है बच्चों, हिस्टामाइन एक प्रकार का वेजोडाइलेटर है, और हिपैरिन जो है वो है एंटीकोगुलेंट, है ना, एंटीकोगुलेंट। समझ में आई बात। इसीलिए तुम्हारे ब्लड वेसल्स के अंदर आपका ब्लड क्लॉट नहीं होता, क्योंकि यू हैव द हिपैरिन। हिपैरिन आपके जो ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर ब्लड क्लॉट नहीं होने देता, क्योंकि इनके पास एंटीकोगुलेंट, क्योंकि ये एज अ एंटीकोगुलेंट एजेंट बिहेव करता है। कोगुलेंट मतलब ब्लड का थक्का, एंटी मतलब अगेंस्ट, ठीक है। चलिए अब देखो ध्यान से, हिस्टामाइन जो है ये एक प्रकार का वेजोडाइलेटर है, ठीक है। आप समझना बात को, ध्यान से समझेंगे। तो कौन निकाल रहा है, हिस्टामाइन और हिपैरिन, बताओ भाई। तो आप लोगों का आंसर मुझे मिला नहीं, कौन लोग सी बोल रहा था, ठीक है, कौन लोग सी बोल रहा था। सी वाले खड़े हो जाए और उनको उल्टा लटका के जो है तो मारा जाएगा, बोलो जल्दी से। हाँ, और सीरोटोनिन भी निकालता है, बिल्कुल। अभी हमारे पास 2 के बारे में पूछा था, इसीलिए मैंने सिर्फ आपको 2 ही बताए थे, पर ये सीरोटोनिन भी निकालता है। बताओ जल्दी से, बोलो बोलो क्या होगा इसका आंसर। सो द राइट आंसर विल बी, तो राइट आंसर विल बी व्हाट, बेसोफिल। क्या मुझे कोई बच्चा बेसोफिल के न्यूक्लियस का शेप बता सकता है, या ये ग्रैन्युलोसाइट है या ये ग्रैन्युलोसाइट है, बताओ। इसके अंदर ग्रैन्यूल्स होंगे या नहीं होंगे, बताओ। इनके अंदर ग्रैन्यूल्स होंगे या नहीं होंगे,
चलो चलो चलो, रिवीजन साथ साथ करेंगे सारे लोग, ठीक है। इनके अंदर ग्रेन्यूल्स होंगे बेटा या नहीं होंगे? सो ये एक प्रकार के ग्रेन्यूलोसाइट्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? ग्रेन्यूलोसाइट्स होते हैं। और इनका न्यूक्लियस, जो बच्चा बताएगा इनाम पाएगा। बताओ इसका न्यूक्लियस कैसा होता है बच्चों? इनका न्यूक्लियस होता है एस शेप का, ठीक है। इनका न्यूक्लियस कैसा होता है बच्चों जी? तो इनका न्यूक्लियस होता है एस शेप का। ये भी क्वेश्चन आता है, शिप्रा मैम के शेप का होता है, मतलब मेरे शेप का होता तो भर ही नहीं पाता, है ना। तो इनका न्यूक्लियस होता है एस शेप न्यूक्लियस। सारे बच्चे इस बात को याद रखेंगे। सो दिस इज द बेसिक थिंग ऑफ द बेसोफिल। बेसोफिल जो होता है ये इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स के लिए जरूरी है। क्या करता है बच्चों? इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। आपकी बॉडी में जो भी सूजन आपको दिखाई देती है वो इसी सेल्स की वजह से होती है, ठीक है। राइट जी बच्चों, राइट जी बच्चों, क्लियर है? समझ में आई बात? एस शेप का न्यूक्लियस होता है। ओए कबूतरों इधर सुनो, ठीक है। चलो, तो बेसोफिल्स इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। इन ह्यूमंस ब्लड पासेस फ्रॉम द पोस्ट केवल। पोस्ट केवल मतलब कि आपकी इंफीरियर वेना केवा टू द डायस्टोलिक राइट एट्रियम। हम इंफीरियर वेना केवा से आपके एक्सपैंडेड मतलब रिलैक्स राइट एट्रियम में आपका ब्लड भेज रहे हैं, ठीक है। ओके, अब आपको ये बताना है, बताओ जल्दी से, अब ऐसा क्यों हुआ हार्ट के आपके? ध्यान से सुनिए, जब आप इंफीरियर वेना केवा से एट्रियम में, राइट एट्रियम में ब्लड लेके आते हैं, जब आप इंफीरियर वेना केवा से राइट एट्रियम में ब्लड लाते हैं तो राइट एट्रियम में ही क्यों गिरता है? कहीं और क्यों नहीं गिर जाता? बोलो। आप अपनी वेना केवा से जब ब्लड राइट एट्रियम में लेके आते हैं तो ब्लड राइट एट्रियम में ही क्यों गिरता है? कहीं और क्यों नहीं गिर जाता? बताओ। कहीं और चला जाए, कोई दिक्कत है क्या? कहीं और उड़ के चला जाए? बोलो 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 बोलो, बोलिए भाई, बोलो बोलो। हाँ, स्टिमुलेशन ऑफ द साइनोएट्रियल नोड। अब मुझे बताओ यहाँ पर जो ऐसे नोड है उससे क्या लेना देना है भाई कि आपका ब्लड भरा या नहीं भरा? वो तो कॉन्ट्रैक्शन में काम करता है। प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द पोस्ट केवल एंड एट्रियल, बिल्कुल सही बात है। ये याद रखना कि वेना केवा में जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, ध्यान से सुनो प्यारे बच्चों, वेना केवा में जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है तो हमेशा चीज़ों का फ्लो कहाँ से कहाँ की ओर होता है लल्ला? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, ठीक है। कहाँ से कहाँ की ओर होता है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। तो वेना केवा में ब्लड का प्रेशर ज़्यादा है और राइट एट्रियम में ब्लड का प्रेशर कम है, तो ब्लड कहाँ से कहाँ की ओर फ्लो होगा भाई? सीधी बात है, राइट एट्रियम, वेना केवा से राइट एट्रियम की ओर। होगा या नहीं होगा? बोलो जल्दी से। सक्शन पुल, ये यहाँ काम कभी पढ़ा तुमने हार्ट में सक्शन पुल के बारे में? नहीं, ठीक है। चलो, पुशिंग ओपन ऑफ द वेनस वॉल्स, नो 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 नो। चलिए, तो राइट आंसर क्या होगा बच्चों? भाई प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द पोस्ट केवल एंड द एट्रियम। प्रेशर और भाई ये मतलब ये तो बेसिक थिंग है ना, मतलब जब से हम पैदा हुए हैं तब से हमको पता है कि चीज़ों का जो फ्लो होता है वो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की ओर होता है। वेना केवा में ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो राइट एट्रियम में ब्लड जाएगा, सीधी बात है। तो राइट आंसर इज बी। चलो, अभी तक जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने किए, किस किस के सारे क्वेश्चन सही हैं? अभी तक हम लोगों ने जितना भी क्वेश्चन किया है वो उनमें किस किस के सारे क्वेश्चन सही हुए? ठीक है, बी गेम ओवर हो गया भाई तुम लोगों का। चलो चलो चलो, अगला क्वेश्चन करवाती हूँ, तब तक तुम लोग चैट सेक्शन में मुझे बताओ। अगला क्वेश्चन इज दिस, द मोस्ट एक्टिव फैगोसाइटिक वाइट ब्लड सेल्स। आय हाय, तुम्हारी पूरी वाइट ब्लड सेल्स में सिर्फ 2 ही सेल्स होती हैं जो फैगोसाइटिक एक्शन दिखाती हैं। फैगोसाइटिक का मतलब ठीक है, ये वाला एक्शन। ओके, सारे सही हैं। झूठ नहीं बोलना है भाई, झूठ अपने आप से बोल सकता है और किसी से नहीं बोलेगा। झूठ किसी कोई कुछ नहीं बोलेगा। मैम से तो सच बोला सारे, ठीक है। सारे ने सच बोलना है मैम से, है ना। जो गलत बोलिया ना तुमने तो भाई काम गड़बड़ है। ईमानदारी सिर्फ अपने आप से रखो, है ना, ये बात याद रखिए। ईमानदार आप अपने आप से रहो, बाकी कोई दुनिया तुम्हारे बारे में क्या बोलती भाड़ में जाने दो। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो भाई मुझे बताइए, मोस्ट एक्टिव फैगोसाइटिक सेल। वाह यार बच्चों यार, ठीक है। देखो, इओसिनोफिल फैगोसाइटिक रिएक्शन में नहीं काम करती, एलर्जी रिएक्शन में काम करती है। लिम्फोसाइट में फैगोसाइटिक एक्शन सिर्फ एक सेल के पास होता है, ठीक है, या नहीं होता। बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट कहाँ होता है उनके पास, ठीक है।
न्यूट्रोफिल के पास भी होता है, इओसिनोफिल के पास नहीं होता, मैक्रोफेजेस में होता है, लिम्फोसाइट के पास नहीं होता। तो दोनों ऑप्शन है ये, न्यूट्रोफिल्स एंड द मोनोसाइट्स। एवरीबॉडी यस, क्या हो गया भाई, न्यूट्रोफिल्स एंड द मोनोसाइट्स। बहुत बढ़िया, न्यूट्रोफिल्स एंड द मोनोसाइट्स। अब आप लोगों से सवाल ये है कि इनमें से कौन सी ग्रेनुलोसाइट है और कौन सी एग्रेनुलोसाइट है। पढ़ो भाई, WBC का क्लासिफिकेशन याद है सब लोगों को? WBC का क्लासिफिकेशन याद है? बोलो हाँ या नहीं बोलो। WBC का क्लासिफिकेशन किन किन को याद है? ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था WBC के क्लासिफिकेशन में कि एक होती है ग्रेनुलोसाइट, ठीक है, और दूसरी होती है ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट। ये दो होती हैं, ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट होती हैं। यस नो, जल्दी बोलिए। अब एग्रेनुलोसाइट में निब आता है, निब, निब, निब पेन नहीं है ना, निब, NEB, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल। और ग्रेनुलोसाइट के अंदर कौन आता है भाई? ग्रेनुलोसाइट के अंदर आते हैं एलम, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। कौन आता है बच्चों? लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। वेरी गुड विवेक। सो आपका न्यूट्रोफिल जो होता है ये है, आप देख रहे हो बच्चों, न्यूट्रोफिल जो होता है वो आपका क्या हो गया बच्चों? न्यूट्रोफिल हो गया ग्रेनुलोसाइट और बाकी दोनों हो गए एग्रेनुलोसाइट। इज दिस क्लियर? तो न्यूट्रोफिल होता है ग्रेनुलोसाइट और लिम्फोसाइट और मोनोसाइट होते हैं आपके एग्रेनुलोसाइट, जिसमें मोनोसाइट के पास ये प्रॉपर्टी होती है, जिसमें मोनोसाइट के पास ये प्रॉपर्टी होती है कि फैगोसिटिक एक्शन कर सके, और न्यूट्रोफिल के पास ये प्रॉपर्टी होती है कि वो फैगोसिटिक एक्शन कर सके। इज दिस क्लियर टू यू बच्चों? आई होप दिस इज क्लियर टू यू एवरीबॉडी। यस, समझ में आ गई बात? तो ये एक बात क्लियर हो गई। अब मुझे बताओ कि अगर किसी दिन, एवरीबॉडी प्लीज फोकस, अब मेरा जो सवाल है, मान लीजिए किसी दिन आपकी मम्मी झाड़ू लगा रही हैं, या किसी दिन आप दिवाली की सफाई में अपने घर के जाले झाड़ रहे, थोड़ा अचानक से अच्छी, ठीक है, आपकी हालत हो गई टाइट। तो अब मुझे बताइए कि आपके, अब ये छींक आना है ना, सांस फूलना, ये आपका फैगोसाइटिक एक्शन, मतलब ये तो WBC का एक्शन है। कौन सी WBC एक्टिव हुई? यस यस यस, किसी दिन मान लीजिए आपकी मम्मी सफाई कर रही है या आप सफाई कर रहे हैं और आपकी हालत हो गई टाइट, कौन सी WBC काम कर रही है? लोकल इन्फेक्शंस में कौन सी WBC काम करती है? मेरी सांस इसलिए फूल रही है क्योंकि सांस है, ठीक है, सांस फूलती है यार आजकल। ये दिल्ली का पोल्यूशन बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। तुम लोग जब डॉक्टर बन जाना तो मैम को एक घर दिला देना, ठीक है। बताओ जल्दी से, लोकल इन्फेक्शंस में हमेशा बाहर आती है आपकी न्यूट्रोफिल, है ना। तो न्यूट्रोफिल जो होती है वो आपकी लोकल इन्फेक्शंस में बाहर आती है। पस जो बनता है आपका, पस बना है कभी? तो पस जो होती है वो भी आपकी जो है किसकी वजह से बनती है? न्यूट्रोफिल की वजह से होती है, ठीक है। और ये वाली जो है ना, मेनली एलर्जिक रिएक्शंस, ठीक है। देखो छींक आना, देखो ये क्या होता है? रिस्पॉन्स होता है। पर ये कंटिन्यूसली होने लगे, लगातार होने लगे, मतलब इओसिनोफिल एक्टिव है। यार तुमको इओसिनोफिल का मैं एक और अच्छा एग्जाम्पल याद करवाती हूँ, ठीक है। सुबह सुबह उठते हो तो कभी कभी किसी को देखा तुमने लगातार छींक मारते हैं लोग, सुना है तुमने? लोकल इन्फेक्शंस में हमेशा न्यूट्रोफिल तेज है, न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा होती है। लोकल इन्फेक्शन में न्यूट्रोफिल आती है, पस का फॉर्मेशन न्यूट्रोफिल करती है। न्यूट्रोफिल बहुत ही एक्टिव फैगोसाइटिक सेल्स होती हैं, मल्टी लोब्ड इनका न्यूक्लियस होता है, न्यूट्रल डाइसिस्टेन होती है। चलो बताओ जल्दी से, हाँ जी हाँ जी हाँ जी बताओ एवरीबॉडी, क्या आप लोगों को कभी आपने सुबह देखा है? मतलब यूजुअली अभी मेरे साथ भी होने लगा क्योंकि पोल्यूशन बहुत बढ़ गया, मेरे ना आंखों से बहुत आंसू आते हैं तो लगातार छींके चलती हैं। कभी आपने देखा? अगर नहीं देखा तो ऐसा होता है। तो जब डॉक्टर के पास वो जाते हैं तो उनको बोला जाता है कि भाई आपकी इओसिनोफिल जो है उनका लेवल बढ़ा हुआ है, तो आपकी जो बहुत खतरनाक एलर्जिक रिस्पॉन्स होते हैं वो इओसिनोफिल की वजह से होते हैं, ठीक है। इसलिए जब किसी का इओसिनोफिल बढ़ा होता है तो सुबह उठते से अच्छी ये वाले रिस्पॉन्स देता है हम लोगों को, समझे या नहीं समझे? ठीक है, ओके एवरीबॉडी आगे बढ़े, ठीक। चलिए अब आगे का क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फैगोसाइटोसिस का मतलब समझे आप? फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है ईटिंग। जब आप किसी इन्फेक्शियस मटेरियल को या किसी डेड सेल को खा जाते हो तो दिस इज कॉल्ड एज फैगोसाइटोसिस। तो न्यूट्रोफिल एक प्रकार की ग्रेनुलोसाइट है, मोनोसाइट एक प्रकार की एग्रेनुलोसाइट है, ये इन्फेक्शन को खा जाती हैं और ये बहुत एक्टिव सेल्स होती हैं। न्यूट्रोफिल का परसेंटेज ज़्यादा होता है, मोनोसाइट का परसेंटेज थोड़ा कम होता है। मोनोसाइट की बड़ी बहन का नाम जानते हो क्या? मोनोसाइट अगर इनलार्ज हो जाए तो इसे क्या कहते हैं? मोनोसाइट अगर इनलार्ज, ओ माय गॉड, अगर मैं यहाँ पलट के गिर जाऊँ तो तुम हंसना मत मेरे ऊपर, ठीक है, रुक जाओ ज़रा। मोनोसाइट की बड़ी बहन का नाम क्या होता है? बोलो,
अगर यही मोनोसाइट, मेरे लल्ला, मेरे आंखों के तारों, चांद सितारों, काले कबूतर, अगर यही मोनोसाइट इनलार्ज हो जाए, है ना, अगर यही मोनोसाइट इनलार्ज हो जाए तो ये क्या बन जाती है बताइए? मैक्रोफेज। बहुत बढ़िया नासिर। तो भाई जो बच्चा ना सबसे पहले आंसर देगा उसका नाम यहाँ पे बोला जाएगा, और अगर नहीं दोगे और उल्टा सीधा दोगे तो भी बोला जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। Most popularly known blood grouping is the ABO. The name ABO, not ABC, because O in it refers to having. बहुत बढ़िया, सारे बच्चे सही दे रहे हो। Okay, the most popularly known blood grouping is the ABO blood grouping. It is named ABO, not ABC, because O refers to having. क्या? O का मतलब है जीरो, अंडा बटे सन्याटा। चलो भैया कालिया कबूतर्स, रेडी, गेट रेडी। क्लास में कोई गुंडा कान नहीं हिलाएगा, नहीं तो उसका कान काट लिया जाएगा। हाँ, इफ यू हैविंग डाउट पूछते जाइए, अगर मुझे लगेगा तो मैं बताऊंगी। आप सुनिए, एक बात और सुन लीजिए मेरे बारे में, मतलब मेरे बारे में नहीं, मतलब मैं बता रही हूँ। कमेंट, अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना। कमेंट में पढ़ती हूँ और आपको वहां पे रिप्लाई भी दूंगी। हाँ जी बोलो। इसको ओ ब्लड ग्रुप क्यों कहते हैं? क्यों अंडा बटे सन्नाटा ब्लड ग्रुप कहते हैं? क्यों कहते हो? ABC कह लो, C क्यों नहीं कहते? क्योंकि इसके पास कोई एंटीजन नहीं होता ऊपर यार, क्योंकि इसके पास कोई एंटीजन नहीं होता, बिल्कुल नंगू पंगू है, कोई एंटीजन नहीं होता, इसीलिए हम इसे O ब्लड ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा जी? इसीलिए हम इसे O ब्लड ग्रुप कहते हैं, क्योंकि इनके ऊपर कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। क्लियर? तो कहीं लिखा है अदर एंटीजन? नो नो। ओवर डोमिनेंस? नो नो। वन एंटीबॉडी इधर? नो। ठीक है, दोनों एंटीबॉडीज होती हैं पर कोई एंटीजन इनके पास नहीं होता। तो आप इसको यूनिवर्सल डोनर की तरह कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि इनके ऊपर कोई एंटीजन नहीं होता है। ठीक, समझे? बोले समझे कि नहीं समझे? चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े। ओके, आइए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। द लेटर T इन द T lymphocyte refers to as, बताइए। ठीक, बोलिए। यूनिवर्सल डोनर O नेगेटिव, यस, बोलो जल्दी से। टी 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 क्या रिप्रेजेंट करता है? टी क्या रिप्रेजेंट करता है? बोलो, टी क्या रिप्रेजेंट करता है? हाँ जी बोलिए। थायराइड, थैलेमस, टॉन्सिल। वाह यार, बहुत बढ़िया ऑप्शन दिया गया है। थायराइड, थायराइड, थाइमस, थैलेमस, टॉन्सिल। ठीक है, किसी भी बच्चे ने अगर इस सवाल का जवाब दिया ना, उसकी उधेड़ लेनी है मुझे, है ना। नीट की तैयारी कर रहे हो यार, ये तो सड़ल्लू सवाल का जवाब सही होना चाहिए। हाँ, तो राइट आंसर इज थाइमस। अब मेरा सवाल ये है कि क्या टी लिम्फोसाइट थाइमस में ही बनती हैं? मेरा सवाल ये है कि क्या टी लिम्फोसाइट थाइमस में ही बनती हैं या कहीं और बनती हैं? बोलो जल्दी से। क्या टी लिम्फोसाइट थाइमस में ही बनती हैं या कहीं और भी बनती हैं? बोलिए। टी लिम्फोसाइट फॉर्म होती हैं बोन मैरो में, समझो। टी लिम्फोसाइट बहुत खतरनाक, तुमको पता है बच्चों, सारी जो आपकी WBC है उसमें सबका बाप है ये, सबका बाप ये है बेटा। क्यों? क्यों? क्योंकि ये इंट्रासेलुलर पैथोजन को भी पहचान जाते हैं। इंट्रासेलुलर पैथोजन समझते हो? किसी सेल के अंदर कोई पैथोजन घुस जाए और सेल नॉर्मल होकर बैठी रही, ये उस सेल को भी पहचान लेते हैं जो इन्फेक्ट हो गई है। तो ये सेल जो है ये उनको भी पहचान लेते हैं जो सेल इन्फेक्ट हुई रहती है। तो टी लिम्फोसाइट इंट्रासेलुलर पैथोजन को मारते हैं और बहुत खतरनाक होते हैं। तो दे आर वेरी डेंजरस सेल, बहुत खतरनाक, डायरेक्ट किलिंग करते हैं। ये कहाँ करते हैं भाई? दे फॉर्म इनटू द बोन मैरो, फॉर्म इन बोन मैरो। कहाँ बनते हैं बेटा जी? ये बोन मैरो में बनते हैं। कहाँ बनते हैं मेरे लाल? बोन मैरो में बनते हैं, पर मैच्योर होते हैं इन द थाइमस। कहाँ मैच्योर होते हैं? इन थाइमस। थाइमस में मैच्योर होने जाते हैं। क्या मुझे बताओ, जवानी से लेकर बुढ़ापे तक क्या आपके थाइमस का साइज एक जैसा रह सकता है? बोलिए।
क्या जवानी से लेकर बुढ़ापे तक आपके थाइमस का साइज एक जैसे रहते हैं? यस, दे रिलीज द परफोरेटिंग धूम और पूरी सेल को छेद कर देते हैं, सेल मर जाती है जिसके अंदर इंफेक्शन घुसा रहता है। बोलो, जो थाइमस होता है इसका साइज समय के साथ छोटा होता जाता है, पहले एक जैसा नहीं रहता है, ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है? ठीक है, तो थाइमस का साइज कभी भी एक जैसा नहीं रहता है बच्चों, है ना? पहले बड़ा रहता है, जैसे जैसे आप बूढ़े होते जाते हैं थाइमस का साइज छोटू सा होता जाता है, इसीलिए आपकी इम्यूनिटी क्या होती जाती? कम। ठीक, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कुछ ये रहा, कंपेयर टू ब्लड आर लिम्फ हैज, अगर आप ब्लड से कंपेयर करेंगे तो आपके लिम्फ के पास क्या होता है? बोलो, अभी मैं थोड़ी देर में आप लोगों से पूछूंगी भी कितने सवाल सही किए कितने सवाल गलत किए। बोलो, कंपेयर टू ब्लड आपके लिम्फ में क्या होता है? प्लाज्मा तो दोनों में ही होता है, मोर आरबीसी लेस डब्ल्यूबीसी, है ना? नो प्लाज्मा, प्लाज्मा विदाउट प्रोटीन, मोर डब्ल्यूबीसी नो आरबीसी। बताओ, बोलो क्या होता है? सोच लो, आपके लिम्फ के बारे में पूछ रही हूँ, सबको लिम्फ आता होगा, उम्मीद मेरी यही है। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, बताइए जल्दी से, आपको पता है? किसको किसको पता है लिम्फ क्या होता है? चलो भाई, कि सबको पता है कि व्हाट इज द लिम्फ बेटा? लिम्फ क्या होता है? तुम मिले हम, बताइए, क्या आप सभी को पता है कि व्हाट इज द लिम्फ? लिम्फ क्या होता है? चलिए, लिम्फ क्या होता है? सबको पता है? नहीं भी पता? चलो बेटा, आर्टरी है, दिस इज आर्टरी एंड दिस इज वेन, मान रहे हैं हम ये वेन, ठीक है? चलो, प्रेशर बताओ किस में ज्यादा होता है? आर्टरी में प्रेशर ज्यादा होता है या वेन में प्रेशर ज्यादा होता है? बोलिए, आर्टरी में प्रेशर ज्यादा होता है या वेन में प्रेशर ज्यादा होता है? हमेशा आर्टरी में प्रेशर जो है वो ज्यादा होता है और वेन में प्रेशर हमेशा कम होता है कि नहीं होता? ठीक है, अब सारे बच्चे कान खोलकर सुनेंगे अपनी बात, ठीक है? यहाँ पर बैठे हुए रोते हुए टिश्यूज, यहाँ पे रोते हुए टिश्यूज बैठे, पर इन टिश्यूज को भाड़ में जान दो, रोने दो इनको, ठीक है? ठीक है, अब वे आर्टरी में प्रेशर ज्यादा, वेन में प्रेशर कम क्यों हुआ? क्योंकि ये जो आपका कैपिलरीज होती है ना, ये आपकी मान लो कैपिलरीज है, अब बहुत सुंदर अभी नहीं बना पाऊंगी मैं, ठीक है? अभी मोटी मोटी बात समझिए, ये जो कैपिलरीज होती हैं यहाँ से कुछ चीजें फिल्टर होकर बाहर आ जाती हैं, ये देखो, और ये टिश्यूज के बीच में भर जाती हैं और इसे ही आप कहते हैं लिम्फ। क्या कहते हैं बच्चों? लिम्फ। अब आपके मन में सवाल होना चाहिए कि मैम आर्टरी से जब आप वेन की ओर जा रहे हो, ठीक है, और कुछ चीज़ें आपने फिल्टर कर दी मैम, तो भाई ब्लड का वॉल्यूम तो कम हो जाएगा क्योंकि चीज़ें तो आपने फिल्टर कर दी, तो हमेशा ब्लड का वॉल्यूम 5 लीटर कैसे मेंटेन रहता है? बोलो बोलो, मुझे बताओ आप लोग, आप ब्लड का वॉल्यूम कैसे मेंटेन करते हो? फिर यहाँ से बेटा छोटी छोटी सी कैपिलरीज निकलती हैं, प्लीज फोकस, ठीक है? ये लिम्फ हो गया, यहाँ से छोटी छोटी कैपिलरीज निकलेंगी, है ना? इन कैपिलरीज को हम कहते हैं लिम्फैटिक कैपिलरीज। क्या कहते हैं बच्चों? लिम्फैटिक कैपिलरीज, ठीक है? लिम्फैटिक कैपिलरीज जो होंगी वो ज्वाइन हो जाएंगी और बनाएंगी लिम्फैटिक वैसल। क्या बनाएंगे बेटा? लिम्फैटिक वैसल। और लिम्फैटिक वैसल बहुत सारी ज्वाइन होकर लिम्फैटिक डक्ट बनाएंगे और अल्टीमेटली ये वेन से ही ज्वाइन हो जाएंगे। तो आपका ब्लड का वॉल्यूम हमेशा मेंटेन रहता है। समझ में आई बात? हमेशा याद रखना कि ब्लड का वॉल्यूम मेंटेन रहेगा क्योंकि अल्टीमेटली वेन में ही जाके मिलेंगी। जितना भी लिम्फ है वो वेन में जाके मिलेगा, फिर वो हार्ट की ओर चले जाएंगे। पर याद रखना कि बीच बीच में प्रेशर को मेंटेन करने के लिए टिश्यू के बीच में कुछ फ्लूइड भर देती हैं जिसे आप कहते हैं लिम्फ। लिम्फ इज द मिडिल मैन। लिम्फ में क्या क्या होता है? कोई आरबीसी नहीं होती। लिम्फ में होते हैं आपके खूब सारे डब्ल्यूबीसीज। क्या होते हैं बच्चों? खूब सारे डब्ल्यूबीसीज होते हैं। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है? समझ में आएगा ये बात? इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है? समझे? तो यहाँ पर आप मुझे बताओ, क्या आरबीसी होगी? नहीं। क्या प्लाज्मा होगा? जी हाँ, क्योंकि जो फिल्टर करके आप ला रहे हो वो क्या है बच्चों? उसमें क्या क्या है? उसमें है प्लाज्मा प्लस बहुत सारा डब्ल्यूबीसी प्लस बहुत सारे क्या हैं आपके वेस्ट, और क्या हो सकता है इसमें? न्यूट्रिएंट्स, और क्या हो सकती है बेटा? इसमें गैसेस भी होती हैं। तो ये सारी चीजें आप फिल्टर करके लाते हो। प्लाज्मा विदाउट प्रोटीन, मोर डब्ल्यूबीसी एंड नो आरबीसी। तो राइट आंसर इज द डी, ठीक है? आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर टू एवरीबॉडी। चलो भाई आगे बढ़ जाएं, आपकी कहानी को आगे बढ़ाया जाए। यस, क्या मेरे बच्चों को ये वाली बात क्लियर हो गई है? अरे बोलो, मुंह खोलो अपना, समझे या नहीं समझे?
समझे या नहीं समझे? समझ गए होंगे यार, इतनी बात तो इतनी देर से बोल रही हूँ मैं। ये फिगर हम लोगों ने आपकी एनसीईआरटी से उठाया है ना? ये फिगर हमारी एनसीईआरटी से उठाया गया है, ठीक है। बिल्कुल होते हैं, हॉर्मोन्स भी होते हैं, ठीक है। ये हमारी एनसीईआरटी से उठाया गया है। अब आप लोगों को मुझे आंसर बताना है। किसी बच्चे ने गलत बताया तो काम गड़बड़ है भाई। गलत की सजा कुछ नहीं है, सोल्यूशन बता दूंगी मैं। फिगर शोज द प्लान ऑफ द ब्लड सर्कुलेशन इन द ह्यूमन विद द लेबल A to D। आइडेंटिफाई द लेबल एंड गिव द फंक्शंस। आपको बताना है फंक्शंस क्या है बच्चों, ठीक है। चलो भाई बताओ मेरे राजकुमार और राजकुमारी हो, आओ। चलो भाई। डी इज द डॉर्सल आयोटा। क्या डी डॉर्सल आयोटा है? अरे क्या डी डॉर्सल आयोटा है? बिल्कुल भी नहीं। डी डॉर्सल आयोटा है ही नहीं, ठीक है। डी इज नॉट द डॉर्सल आयोटा। डी क्या है? डी इज द पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। ए क्या है? पल्मोनरी वेन है, ठीक है। पल्मोनरी वेन है और ये हमेशा इम्प्योर ब्लड कभी नहीं रखती, ये हमेशा प्योर ब्लड रखती है। उसके बाद आपको बताना है बी क्या है? बी है पल्मोनरी आर्टरी। बी इज द पल्मोनरी आर्टरी। बी है पल्मोनरी आर्टरी। नन्ना, ठीक है। सी इज द वेना केवा। सी इज द वेना केवा। हाँ, सी इज द राइट। आय हाय मेरे बच्चों, कितने सीधे भोले हो तुम यार, तुम कितने भोले हो। मतलब वही सोचती हूँ मैं, कितने भोले हो, इतने भोले तुम कैसे हो सकते हो। बेटा ये क्या है बेटा? सी जो है ये वेना केवा। ध्यान से सुन लो भाई, है ना। गलत करके जो तुम एग्जाम में आए तो तुम्हारी खैर नहीं, ठीक है। तो ये जो सी होती है, दिस इज द वेना कावा। ये होती है वेना कावा, ठीक है। वेना कावा आपके बॉडी पार्ट से हार्ट की ओर ब्लड लेके जाती है। यहाँ पर आपको ये बताना है कि CO2 का प्रेशर क्या होगा। हमेशा CO2 45 होती है, याद रखना। जहाँ पर भी किसी भी आर्टरी और वेन में जहाँ पर भी CO2 कम है, 40 से कम नहीं होगा। जहाँ पर भी CO2 ज़्यादा है, 45 से ज़्यादा नहीं हो सकता। याद रखोगे, चाहे आर्टरी हो बेटा, चाहे वेन हो, चाहे कुछ हो, चाहे संडा बवाड़ा हो, कुछ भी हो, याद रखना अगर CO2 कम है तो 40 mmHg से कम नहीं हो सकती, और CO2 ज़्यादा है तो वहाँ पे 45 mmHg से ज़्यादा नहीं हो सकती। वेना केवा में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ज़्यादा होता है तो वहाँ पर CO2 कितनी होगी? 45 mmHg। आयोटा में CO2 कम होती है तो कितना होगा? 40 mmHg। क्लियर है? समझ में आई बात? हाँ या नहीं? बोलो। तो ये हो गया है राइट आंसर। बताइए इस क्वेश्चन में किसी को प्रॉब्लम है? क्योंकि इस भाई याद रखना कि ये वाला जो फिगर आपके एनसीईआरटी में दिया है, इससे सवाल आएगा तो वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। समझे कि नहीं समझे? ठीक, चलो। चैट सेक्शन स्लो होता हुआ मुझे आंसर चाहिए, आप लोग स्लो चल रहे हो। अगला क्वेश्चन, हाउ डू पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल अफेक्ट द वर्किंग ऑफ द हार्ट? व्हाट इज द पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल? सवाल 10 करोड़ का यह है कि पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम क्या होता है। व्हाट इज द पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम? यस, पैरासिम्पैथेटिक क्या होता है? देखो भाई, हाँ, पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम क्या होता है? बोलिए। देखो, आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दो टाइप्स हैं, सिंपैथेटिक एंड द पैरासिम्पैथेटिक। जब आपने अपनी छत के ऊपर कोई चुड़ैल बाहर बाल फैलाई हुई देख ली, वो ऐसे ऐसे रही, हा 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 हा, तो आप कैसे कुछ ऐसे कांपते हो। तो ये जो आपका चुड़ैल दिख रही है, तो आपकी बॉडी में कौन सा सिस्टम एक्टिवेट हो गया? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक आपकी बॉडी को एक्साइट करता है। मैम ये क्या है? मतलब कोई केमिकल है? बेटा नर्व्स है। वो नर्व्स जो आपकी बॉडी को एक्साइटेड कर देंगी, अपने आप ही काम करेंगी, वो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वाली नर्व्स। और वो नर्व्स जो कि आपकी बॉडी को नॉर्मलाइज करती हैं, ठीक करती हैं कि भाई हमेशा तू थोड़ी डरता रहेगा। मान ले तू स्कूल गया, मान ले तू नीट का पेपर देने गया, तो थोड़ी तुम्हें चुड़ैल याद आती रहेगी। खैर नीट का पेपर देने जाओगे तो भी तुम्हें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट रहेगा तुम्हारा, ठीक है। तो क्या करता है बताओ जल्दी से? तो ये क्या करता है? हार्ट रेट को इंक्रीज करेगा या हार्ट रेट को डिक्रीज करेगा? बोलिए। ये आपके हार्ट रेट को डिक्रीज करता है, मतलब हार्ट बीट को नॉर्मल करता है। जब आप देखो, एक बात सुनो, मेरी बात सुनो, ठीक है। एक बार जब आपका हार्ट बीट करता है तो वेंट्रिकल से 70 ml ब्लड जो है वो आपके पल्मोनरी आर्टरी को और एओर्टा को दिया जाता है, 70 ml, ठीक है। अब कहानी में ट्विस्ट ये है कि अगर आपकी हार्ट बीट बढ़ जाए तो वेंट्रिकल से निकलने वाला ब्लड जो कि स्ट्रोक वॉल्यूम है वो बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बढ़ जाएगा। पर जब आपका हार्ट नॉर्मलाइज हो जाता है
तो आपका स्ट्रोक वॉल्यूम मतलब वेंट्रिकल से निकलने वाला ब्लड जो है वो नॉर्मलाइज हो जाएगा और आपका कार्डियक आउटपुट भी नॉर्मलाइज हो जाएगा। तो याद रखना, जब आपकी हार्ट बीट ज़्यादा होती है तो कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है। मतलब अगर आप पर मिनट 5 लीटर ब्लड पंप कर रहे थे तो अब आप पर मिनट ज़्यादा लीटर ऑफ ब्लड को पंप करेंगे, ठीक है, मतलब बार बार पंप करोगे। समझ में आ गई बात? आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आपके जो बॉडी में हार्ट रेट होता है उसे डिक्रीज करता है और कार्डियक आउटपुट क्या होता है? कार्डियक आउटपुट स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू पर मिनट हार्ट बीट। अगर आपका स्ट्रोक वॉल्यूम नॉर्मली 70 है, मतलब वेंट्रिकल एक बार जब बीट करता है तो 70 ml ब्लड को बाहर निकालता है, 72 हार्ट बीट है, तो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा ये आपका कार्डियक आउटपुट होता है। अगर मान लीजिए आपका हार्ट बीट ज़्यादा होगा तो कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा। फिर पैरासिम्पैथेटिक बोलता है अरे भाई मेरा हार्ट मर जाएगा, तू क्या कर रहा है भाई मेरे, तो वो आपके हार्ट को नॉर्मलाइज करता है और आपका कार्डियक आउटपुट नॉर्मल होता है। समझ में आ गई बात? बोलो। तो हार्ट रेट भी डिक्रीज होता है और कार्डियक आउटपुट भी डिक्रीज होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन। ब्लड प्रेशर इन द मैमेलियन आयोटा इज मैक्सिमम कब होता है? बताओ, आयोटा में सबसे अधिक मैक्सिमम कब होता है? बोलिए, ब्लड प्रेशर सबसे अधिक कब होगा? बोलो बोलो बोलो। आयोटा में सबसे अधिक, ठीक है, बोलो बोलो, आयोटा में सबसे अधिक प्रेशर कब होता है? कब कब कब? बोलो। ठीक, नहीं बेटा, देखो यार, मैं वैसे भी ना बहुत फास्ट एक्सप्लेन करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि बाकी टीचरों से मैं वैसे भी बहुत तेज चलती हूँ, मतलब फास्ट एक्सप्लेन करती हूँ। फिर अगर मैं और फास्ट एक्सप्लेन कर दूंगी तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं बच्चों, तो मैं ऑलरेडी बहुत फास्ट बोलती हूँ, मतलब ऑलरेडी राजधानी एक्सप्रेस की स्पीड से चलती हूँ। चलिए भाई, क्या बोल रहे हो? हाँ जी, स्लो होते हुए आप लोग इतने स्लो जवाब देने आए हो, PYQ सॉल्व कर रहे हो ना, धड़ाधड़ आवाज आपकी आनी चाहिए। देखो भाई, याद रखना कि ये मान लीजिए आपका हार्ट है, ठीक है, और यहां से निकल रही है मान लो आपकी आयोटा, ठीक है। क्या मुझे कोई बच्चा बता सकता है कि आयोटा में कोई वॉल्व होती है? एवरीबॉडी, क्या आयोटा में कोई वॉल्व होती है? बोलिए, एनी वॉल्व प्रेजेंट इनटू द आयोटा। बोलो बोलो बोलो, क्या आयोटा में कोई वॉल्व होती है? हाँ या नहीं? बोलो। वॉल्व प्रेजेंट इनटू द आयोटा, एनी वॉल्व प्रेजेंट इनटू द आयोटा? बोलिए जल्दी से। यस यस। कौन सी वॉल्व प्रेजेंट होती है बेटा? सेमी ल्यूनार, अर्धचंद्राकार कहते हैं इसे हम। तो सेमी ल्यूनार वॉल्व जो होता है वो आपके आयोटा में प्रेजेंट होता है। जब लेफ्ट वेंट्रिकल में ताक धिना दिन धिन दिन तारा करके पूरा ब्लड भर जाता है, पूरा ब्लड भर जाता है, तो वेंट्रिकल सिस्टोल होता है। सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्ट होता है, और इसके कॉन्ट्रैक्शन से यहाँ पर एक प्रेशर बनता है जिससे वॉल्व खुल जाती है, पूरा ब्लड जो है वो आयोटा में चला जाता है। तो जब आपका लेफ्ट, देखो आयोटा को राइट वाले से भाड़ में जाए, राइट वाले से कोनो लेना देना नहीं है। समझ में आई बात? राइट वालों से कोनो लेना देना नहीं है। तो याद रखना, आयोटा को मतलब है लेफ्ट से। लेफ्ट वेंट्रिकल में जब ब्लड भर जाता है, ठीक है, वैसे दोनों एक साथ ही कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, पर मतलब हमें लेफ्ट वेंट्रिकल से। तो जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, राइट वेंट्रिकल भी साथ में होगा, पर हम राइट के बारे में बात नहीं करेंगे। समझ में आई बात? तो भाई जब आपका वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो जितना भी ब्लड वेंट्रिकल में भरा है वो प्रेशर बनाता है सेमी ल्यूनर में, सेमी ल्यूनर पट्ट से खुल जाती है और भाई आपका ब्लड आयोटा में चला जाता है। इज दिस क्लियर टू यू एवरीबॉडी? तो याद रखना, सिस्टोल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल से मैमेलियन आयोटा में मैक्सिमम प्रेशर हो जाता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करेंगे आपकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Name the blood cell whose reduction in the number can cause a clotting disorder बड़ा leading to the excessive blood loss of blood from the body। बताओ, ऐसी सेल का नाम बताओ और इनाम पाओ जिससे जो अगर ना हो तो क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो जाएगा। ऑल क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बोलो जल्दी से। नेम ऐसी ब्लड सेल का नाम बताओ जिनका नंबर अगर आप रिड्यूस कर दोगे तो क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो जाएगा। राजकुमारो बताओ कौन सी है? थ्रोम्बोसाइट। यस भाई, न्यूट्रोफिल से कुछ नहीं होना है। न्यूट्रोफिल कम हो जाएगा तो इम्यूनिटी कम हो जाएगी। एरिथ्रोसाइट से कुछ नहीं होना है, एरिथ्रोसाइट से एनीमिया हो जाएगा। ल्यूकोसाइट से कुछ नहीं होना, इम्यूनिटी कम हो जाएगी। हाँ जी, बहुत बढ़िया। तो राइट आंसर हो गया हमारा थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट का आंसर होता है वाइट ब्लड। देखो देखो देखो, हे भगवान, हे माँ माता जी। थ्रोम्बोसाइट को हम क्या कहते हैं? और प्लेटलेट्स। क्या कहते हैं बेटा जी? प्लेटलेट्स कहते हैं। ये ब्लड क्लॉटिंग करवाती है बच्चों। क्या करवाती है बच्चों? ब्लड क्लॉटिंग। सी वाले खड़े हो जाएं, सी वाले खड़े हो जाएं, सी वाले खड़े हो जाएं और बाजू में जाके एक जो है तो 5 मिनट के लिए मुर्गा बन जाए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा।
थ्रोम्बोसाइट जो है ये क्लॉटिंग करवाता है। अगला क्वेश्चन, सीरम डिफर्स फ्रॉम द ब्लड। अभी क्वेश्चन किया था हमने, अभी ये वाला क्वेश्चन किया था, बोलो बोलो बोलो, अभी बेटा जी हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन किया था, बोलो जल्दी से। सीरम ब्लड से डिफर क्यों करता है? क्यों 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 सीरम ब्लड से डिफर क्यों करता है, बताओ। अभी किया था ये वाला क्वेश्चन। सीरम ब्लड से डिफर क्यों करता है? सीरम क्लॉट नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि उसके पास क्या नहीं होते, सारे बच्चे सही हो, ठीक है, क्योंकि उसके पास क्या नहीं होते, लैकिंग द क्लॉटिंग फैक्टर। समझ में आई बात? लैकिंग द क्लॉटिंग फैक्टर, क्योंकि उसके पास क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होता है बच्चों। समझे? अभी पढ़ा हम लोगों ने, प्लाज्मा से क्लॉटिंग फैक्टर निकाल दो तो सीरम बन जाएगा यार, सीधी बात है, कोई नो बकवास है। समझी गईली? समझी गईली? आई होप दिस इज क्लियर टू यू एवरीबॉडी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। एडल्ट ह्यूमन आरबीसी आर ई न्यूक्लिएटेड। ई न्यूक्लिएटेड मतलब नो न्यूक्लियस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन फॉर दिस एक्सप्लेन। ठीक है, चलो भाई, आरबीसी को हमने विदाउट न्यूक्लियस बनाया है, ठीक है। आरबीसी को हमने कैसा बनाया बेटा? विदाउट न्यूक्लियस बनाया है। क्यों बनाया? अभी हम इसे डिस्कस भी कर रहे थे ना, आरबीसी को हमने विदाउट न्यूक्लियस काय को बनाया? बना सकते थे, न्यूक्लियस भर दो, क्या दिक्कत है, क्यों बनाते हो, बोलो जल्दी से। दे डू नॉट रिप्रोड्यूस, इसलिए हम लोगों ने न्यूक्लियस निकाल दिया। दे आर सोमैटिक, वो जर्माइनल सेल्स नहीं, टेस्टिस ओवरी की सेल नहीं, इसलिए बोल दिया। दे डू नॉट मेटाबोलाइज, वो मेटाबॉलिज्म नहीं करती, इसलिए न्यूक्लियस ले लिया। या उन्हें स्पेस देना था ताकि वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर सके। बताओ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सारे बच्चे सही जवाब दे रहे हो, बहुत बढ़िया। एक बार और तेजी से बोलो, क्या होगा? बी वाले खड़े हो जाएं, बिकॉज दे आर सोमैटिक सेल। नो बेटा, हमने आरबीसी को खाली सिर्फ इसलिए छोड़ रखा है ताकि हम हीमोग्लोबिन को भर सकें। हम क्या कर सके बेटा? हीमोग्लोबिन को भर सके। जितना ज़्यादा तू हीमोग्लोबिन भरेगा, ध्यान से सुन बच्चे, जितना ज़्यादा तू हीमोग्लोबिन भरेगा उतना ज़्यादा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होगी। अब मान लो यार, इस कमरे में तुम्हारी मोटी सी मैम खड़ी है, तो भाई कमरा खाली है, मैम यहाँ वहाँ सब जगह से तुम्हें नॉलेज दे सकती, पर यहाँ पर अगर 10 लोग और खड़े होते तो मैम सिकुड़ कर खड़े हो जाती और बोल ही नहीं पाती, तो कैसे पहुँच पाते क्वेश्चन तुम्हारे पास? तो ये बात आपको समझना ज़रूरी है। तो हमें इंटरनल स्पेस देनी, खाली रखो, ताकि उसमें क्या रख सकें? ताकि उसमें हम रख सकें ताकि उसमें हम हीमोग्लोबिन रख सकें, और जितना ज़्यादा हीमोग्लोबिन रखोगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। पर मुझे बताओ, ओनली डी होगा इसका आंसर, ठीक है। अब मुझे बताओ कि क्या हीमोग्लोबिन सिर्फ ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है बच्चों? क्या हीमोग्लोबिन सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं? बोलो बोलो, क्या ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं? नहीं, CO2 को भी ट्रांसपोर्ट करता है, ये बात याद रखना, ठीक है। अब मेरा सवाल आपको चैट सेक्शन में बताओ कि कितना परसेंट, ये मैंने लास्ट PYQ में कराया है, मुझे बताओ कितना परसेंट जो है, कितना परसेंटेज कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से ट्रांसपोर्ट होता है? चलो चलो चलो, क्लियर? बताओ बताओ बताओ, कितना परसेंटेज हीमोग्लोबिन से कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होता है? लपड़ खाओगे, जल्दी बताओ आंसर, बताओ कितना परसेंटेज। पढ़ा चुकी हूँ मैं, ये लास्ट PYQ में हो चुका है। बोलो बोलो, आया तुम्हारा, हो गई हवा टाइट हो गई? 23 के या 23 से 25%, ठीक है। 70% होता है बाइकार्बोनेट फॉर्म में। वेरी गुड निधि। चलो अगला क्वेश्चन, हिपैटिक पोर्टल वेन ड्रेन्स द ब्लड टू द लीवर फ्रॉम। बहुत बढ़िया सवाल है, ठीक है। अब मेरे से आज इस गड़बड़ी ये हो गई कि मैंने ईयर नहीं लिखा, ठीक है। लास्ट टाइम भी बच्चे बोल रहे थे, पर मेरी जो स्लाइड बनाती है ना बेटा, वो पता नहीं कहाँ गई, उसको मैंने बोला ईयर लिख दे, तो कह रही टाइम नहीं मेरे पास, सारे हेकड़ी दिखाते हैं आजकल। आओ, हिपैटिक पोर्टल वेन ड्रेन्स द ब्लड टू द लीवर। हिपैटिक पोर्टल वेन कहाँ से ब्लड लेकर लीवर में जाती है? बोलो बोलो बोलो, हाँ हाँ हाँ, कहाँ से ब्लड लेके जाती है? हिपैटिक पोर्टल वेन, हिपैटिक पोर्टल वेन, बताइए कहाँ से ब्लड लेकर लीवर में जाती है? बोलो 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 बोलो, कितने कहाँ से कहाँ की ओर जाती है? बोले, सारे बच्चे बोल रहे स्टमक से लेके जाती है। नालायको, नहीं, किडनी से नहीं, हार्ट से नहीं, बचा इंटेस्टाइन। क्यों लेके जाती है? क्या होता है पोर्टल सिस्टम? देखो, कभी कभी हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को डायरेक्टली हार्ट में नहीं ले जाते हैं, कभी कभी हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को डायरेक्टली हार्ट में नहीं लेके जाते हैं, समझे? कभी कभी हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को डायरेक्टली हार्ट में नहीं लेके जाते, हम कहीं और ले जाते हैं। तो मान लो आपका जो ब्लड है,
उसमें खूब सारा न्यूट्रिएंट है ना, खूब सारा न्यूट्रिएंट है। तो हम क्या करते हैं कि भैया पहले लोड कम कर देते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं बच्चों, इंटेस्टाइन से ब्लड लेते हैं और जाके लीवर को देते हैं। लीवर क्या करता है, अच्छा बाबू मोशाई बहुत सारा खाना लाए हो, तो जो न्यूट्रिएंट होगा वो लीवर अपने में स्टोर कर लेगा, जो उसमें कमी होगी वो मिला देगा। उसके बाद वो लीवर से निकलेगी हिपैटिक वेन। अब वो ब्लड हिपैटिक वेन से होता हुआ हार्ट की ओर जाएगा। मेरी बात सबको क्लियर है, समझ में आई बात? इज दिस क्लियर टू यू एवरीबॉडी? ध्यान से सुनना, कभी कभी फिर से बोल रही हूँ, कभी कभी जो वेन होती हैं वो ब्लड को हार्ट में डायरेक्टली नहीं लेके जाती, बाईपास कर देती हैं। पहले वो ब्लड ने बोला कि हम लेके जाऊंगा लीवर के पास। लीवर बोलेगा तेरे पास तो बहुत सारा खाना है, तू ला मेरे को कुछ खाना दे दे। लीवर कुछ खाना जो है वो ले लेगा, ठीक है, स्टोर कर लेगा, लीवर के अंदर स्टोरेज हो जाता है सारी चीज़ों का। उसके बाद वहाँ से निकलेगी हिपैटिक वेन। हिपैटिक मतलब लीवर की वेन निकलेगी, सारा ब्लड उससे आपके हार्ट की ओर जाएगा। समझ में आई बात? दिस इज कॉल्ड एज पोर्टल सिस्टम। ऐसे ही आपके पास एक होती है हाइपोफेजियल पोर्टल वेन। हाइपोथैलेमस की जो वेन है उसको डायरेक्टली हार्ट में चले जाना परना ना। हाइपोथैलेमस की जो वेन है वो पिट्यूटरी के पास जाती है, अपने सारे हार्मोन देती है, फिर वहाँ से दूसरी वेन निकलेगी जो हार्ट की ओर जाएगी। ठीक है, समझ में आई बात? इज दिस क्लियर? तो इंटेस्टाइन से जाती है लीवर की ओर, लीवर से निकलेगी हिपैटिक वेन जो जाएगी हार्ट की ओर। चलो भाई, इसका फ्लो चार्ट तो नहीं लिखना है सबको? बोलो, क्या आप लोगों को फ्लो चार्ट तो नहीं लिखना है? बोलो बोलो बोलो। चलो अगला क्वेश्चन, फ्रॉग हार्ट्स। ये मैंने क्वेश्चन नहीं हटाया क्योंकि फ्रॉग जो है उसका क्वेश्चन आना है। फ्रॉग हार्ट व्हेन टेकन आउट टू द बॉडी, ठीक है, कंटिन्यूज टू वेट फॉर सम टाइम, सिलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बताओ, इवन तुम्हारा भी हार्ट, समझो भाई, इवन तुम्हारा भी हार्ट जब हम लोग निकाल लेते हैं तो आपका हार्ट कुछ समय तक बीट करता रहता है। इवन तुम्हारा भी हार्ट जब निकाल लिया जाता है तो वो कुछ समय के लिए बीट करता रहता है। समझे? तुम्हारा भी हार्ट कुछ समय के लिए बीट करता रहता है ना? ठीक, चलो ठीक, आपका भी हार्ट ओके। चलिए भाई, फ्रॉग इज क्यों बीट करता रहता है भाई? पोइकिलोथर्मिक का मतलब समझते हो? पोइकिलोथर्मिक का मतलब कोल्ड ब्लडेड है, ठीक है, पर कोल्ड ब्लडेड है, इससे हार्ट का बीट का क्या रिलेशन है यार? भाड़ में जान दो इसको। फ्रॉग डज नॉट हैव एनी कोरोनरी सर्कुलेशन, है या नहीं है इससे भी हार्ट बीट का कोई फर्क नहीं पड़ता। कोरोनरी सर्कुलेशन है, कोरोनरी सर्कुलेशन नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका हार्ट निकाल दिया जाएगा तो वो बीट करता रहेगा। अब बताओ, हार्ट मायोजेनिक नेचर का है? जी हाँ, क्योंकि अगर आप शरीर से बाहर निकाल देते और अगर आपका नर्वस सिस्टम हार्ट कंट्रोल कर रहा है तो हार्ट बीट तुरंत बंद हो जाती है, ठीक है, क्योंकि अपना ब्रेन के कंट्रोल से आपने बाहर कर दी है ना। क्योंकि हार्ट आपका मायोजेनिक नेचर का है, आपका हार्ट मसल से कंट्रोल होता है, तो कुछ समय तक के लिए जब तक वो ऑक्सीजन स्टोर करी है मसल, तब तक आपका हार्ट काम करता रहेगा, ठीक है। हार्ट इज ऑटो एक्साइटेबल, जी हाँ, आपके जैसे आपके हार्ट में नोडल टिश्यूज है वैसे ही आपका फ्रॉग भी ऑटो एक्साइटेबल हार्ट को शो करता है। इसलिए जब आप हार्ट निकाल दोगे तो वो थोड़ी देर तक के लिए बीट करता रहेगा। इवन आप उसके हार्ट को या अपने हार्ट को किसी आर्टिफिशियल मीडियम में रख दीजिए तो वो घंटों तक बीट कर सकता है। इसी तरीके से हार्ट ट्रांसप्लांट होता है। बहुत समय पहले की एक स्टोरी है, बहुत समय पहले की स्टोरी है। लोगों ने कितने 1,500-2 हज़ार किलोमीटर दूर ले जाके हार्ट को ट्रांसप्लांट किया था। बच्चों सोचो, इतने देर तक आपका हार्ट जो है वो जिंदा था। समझ में आई बात? तो राइट आंसर इज सी एंड डी। बोलिए किसका किसका सही है? बोलिए किसका किसका सही है? बहुत आई डोंट नो व्हाट इज, बहुत तेज तेज मेरी सांसें चलने लगी आजकल, ऐसे वाला सिस्टम हो गया। एस्थमा तो नहीं हो सकता, ये जो पोल्यूशन है ना ये बहुत जान लेता है। मैंने मना भी किया था तुम लोगों को पटाखे मत फोड़ो, पर तुम माने नहीं। चलो आ जाओ। मायोजेनिक का मतलब होता है हार्ट इज कंट्रोल्ड बाय द मसल, हार्ट इज कंट्रोल्ड बाय मसल। हार्ट जो है वो मसल से कंट्रोल होता है, ठीक है बच्चों? ओके डन। आइए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है, मैच द फॉलोइंग ऑप्शन। भाई साहब, ट्राइकस्पिड वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व किसके बीच में होता है? राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है, ठीक है। ट्राइकस्पिड वॉल्व किसके बीच में होता है? राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है। कहाँ है? राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है। बाइकस्पिड वॉल्व लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है। सेमी लिनार जो होता है
ये राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी के बीच में होता है, बिल्कुल, है ना। सेमी ल्यूनार वॉल पल्मोनरी आर्टरी में भी होता है और आपके अयोटा में भी होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, बोलो बोलो जल्दी से। तो राइट आंसर क्या हो गया है आपका बच्चों, मुझे आंसर नहीं मिला। फर्स्ट का थ्री एक ही आंसर है, राइट आंसर है सी। सारे बच्चे सी, डी वाले खड़े हो जाओ, डी वाले खड़े हो जाए। ट्राइकस्पिड वॉल होता है राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल के बीच में, बाइकस्पिड वॉल होता है लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, और सेमी ल्यूनार अभी बताया था ना, जैसे अयोटा में होता है वैसे पल्मोनरी आर्टरी में होता है। अयोटा लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती है, पल्मोनरी आर्टरी राइट वेंट्रिकल से निकलती है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो गया है, सी। डी वाले खड़े हो जाए। चलो भाई, समझ में आ गई बात। आई होप दिस इज क्लियर टू यू एवरीबॉडी। अगला क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। अब ये देखो क्लॉटिंग से आ गया है। फाइब्रिनोजन क्या करता है, ठीक है। फाइब्रिनोजन क्या करता है, फाइब्रिनोजन आपकी ब्लड क्लॉटिंग करता है, ग्लोबुलिन आपका डिफेंस करता है, एल्ब्यूमिन जो है ऑस्मोटिक बैलेंस करता है। अब सुनो भाई, कैसे कैसे करता है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। ओके चलो भाई, ध्यान से सुने, ध्यान से सुनो। फाइब्रिनोजन क्या करता है बच्चों, ब्लड क्लॉटिंग करता है। एवरीबॉडी प्लीज फोकस। फाइब्रिनोजन क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग करता है। कहाँ पाया जाता है, प्लाज्मा में पाया जाता है, ठीक है। तो ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन इज द फाइब्रिनोजन, ठीक है। ग्लोबुलिन फॉर्म्स द एंटीबॉडी, ग्लोबुलिन फॉर्म्स द एंटीबॉडी। ग्लोबुलिन क्या काम करता है, एंटीबॉडी फॉर्म करता है। एंटीबॉडी परफॉर्म अगेंस्ट द एंटीजन, एंटीबॉडी परफॉर्म अगेंस्ट द एंटीजन। एंटीबॉडी एंटीजन के अगेंस्ट परफॉर्म करती हैं। किसके अगेंस्ट परफॉर्म करती बेटा जी, एंटीबॉडी एंटीजन के अगेंस्ट परफॉर्म करती है। मतलब ये डिफेंस कर रही कि नहीं कर रही, इसीलिए एंटीबॉडी को इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहा जाता है। समझ में आई बात, इसीलिए एंटीबॉडी को इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी कहा जाता है। एल्ब्यूमिन के पास वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, तो आपके ब्लड में वाटर लेवल को मेंटेन करने का काम एल्ब्यूमिन का होता है। आपके ब्लड में वाटर लेवल को मेंटेन करने का काम एल्ब्यूमिन का होता है। ये बात सारे बच्चे याद रखेंगे। तो वाटर लेवल इज मेंटेन्ड बाय द एल्ब्यूमिन। तो फर्स्ट का है टू, राइट आंसर इज डी। कितने लोग बोलते हैं डी, ठीक। एट अ क्लियर है सबको। चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, ठीक है। ओहो, ये क्वेश्चन आया हमारे ECG पर, ठीक है बच्चों। पोल बेटा अभी वाला पोल वाला नहीं, अभी सारे 40-50 क्वेश्चन के आंसर सही देना, नहीं तो चमड़ी उधेड़ना है मुझे। चलो बताओ, पी वेव, हाँ जी, ओके। ECG पे क्वेश्चन करेंगे हम लोग, सारे बच्चे आ जाइए। सो दिस इज द पी वेव, दिस इज द QRS वेव एंड दिस इज द टी वेव, ठीक है। ये हम लोगों का ECG होता है। दिस इज द ECG है, ECG हाँ या नहीं बोलिए। दिस इज द P वेव, दिस इज द QRS वेव एंड दिस इज द टी वेव, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि वेव क्या करती हैं। ये क्या है बच्चों, आप लोगों को ये समझ में आया ना। दिस इज द आपका है ECG, ठीक है। ECG जो होती है, इट इज द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ is the machine and electrocardiogram is the graph, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि पी वेव क्या दिखाती है। पी वेव दिखाती है हमारी, बोलो क्या दिखाती है हमारी, ये दिखाती है एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन, जिसे हम एट्रियल डीपोलराइजेशन भी कहते हैं, समझे। तो पी वेव जो होती है वो एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन भी दिखाती है, कॉन्ट्रैक्शन दिखाती है, जिसे हम कहते हैं एट्रियल डीपोलराइजेशन, ठीक है। QRS हमारी दिखाती है वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन। क्या दिखाती है, वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन, ठीक है। डीपोलराइजेशन मतलब कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। और टी दिखाती है हमारी वेंट्रिकल का रिलैक्सेशन। क्या दिखाती है बेटा, वेंट्रिकल का रीपोलराइजेशन या वेंट्रिकल का रिलैक्सेशन, ठीक है। तो दो वेंट्रिकल की हैं, एक ऑरिकल की है, ठीक है। दो वेंट्रिकल की हैं बच्चों, एक ऑरिकल की है, ये बात याद रखिएगा। तो हमारी पी वेव क्या शो करती है बच्चों, पी वेव शो करती है हमारी डीपोलराइजेशन ऑफ द एट्रिया, ठीक है। QRS कॉम्प्लेक्स हमारा क्या शो करता है बताओ, QRS हमारा क्या शो करता है बच्चों जी, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। टी वेव हमारी क्या शो करती है, रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, ठीक है। और रिडक्शन अगर हमारा टी वेव का कम हो जाए तो रीपोलराइजेशन, एक सेकेंड यार थोड़ा गुची पुची हो गया, मैं इसको साफ करना चाहती हूँ। पहले मैं इसको थोड़ा साफ कर दूँ ताकि ये तुम्हें साफ साफ दिखाई दे। बोलो चलो भाई, आंसर आना शुरू हो गया है क्या, मेरे पास आंसर आना शुरू हो गया है। चलिए तो हमारा देखते हैं, आओ बेटा थोड़ा मैं साफ लिखूंगी। आइए,
तो देखो भाई P का है हमारे पास डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, ठीक है। फिर उसके बाद QRS क्या शो करता है बेटा जी, हमारा डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। T वेव हमारी क्या शो करती है, हमारी BQRS रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। और अगर आपका T वेव रिडक्शन हो जाए तो क्या होगा, कोरोनरी इस्चीमिया। तो फर्स्ट का है 4, फर्स्ट का 4 कहाँ दिया है, ये भी गया ये भी गया। सेकंड का है हमारा 1, सेकंड का हमारा दोनों में 1 दिया हुआ है। थर्ड का हमारा है 2, थर्ड का हमारा 2 दोनों में दिया है। और फोर्थ का हमारा कहाँ है, फोर्थ का हमारा 3। तो राइट आंसर हो गया डी। कितने लोगों का डी ऑप्शन आया है, चलो चलो चलो, ठीक है। सो राइट आंसर इज डी, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ गई बात, डी इज द राइट आंसर, ठीक है बच्चों। नहीं, मुझे हरिओम, मुझे नहीं हुआ है अस्थमा बेटा, जैसे मैंने बताया कि दिल्ली में बहुत है पोल्यूशन, ठीक है। अभी 15-20 दिन पहले तक तो मैं ठीक थी, अब पता नहीं क्यों इतने पोल्यूशन से ब्रीदिंग डिफिकल्टीज होने लगी है मुझे। शुरू करें आगे, ठीक। राइट आंसर इज डी। आपको पता है कोरोनरी इस्चीमिया क्या होता है? कोरोनरी का मतलब होता है हार्ट के अंदर होने वाला सर्कुलेशन। अगर मान लो आपके हार्ट में कम ऑक्सीजन पहुंचेगी या कम ऑक्सीजन पहुंचेगी तो आपकी हार्ट की मसल डैमेज होने लगेंगी ऑक्सीजन की कमी से। दिस इज कॉल्ड एज कोरोनरी इस्चीमिया, ठीक है बच्चों। इज दिस क्लियर? आई एम गुड उन्नति, आ जाओ अगला क्वेश्चन करेंगे। ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द नोडल टिश्यूज आर ऑटो एक्साइटेबल, ठीक है। सारे ही टिश्यूज जो हैं वो ऑटो एक्साइटेबल होते हैं। ऑल द कंपोनेंट ऑफ द नोडल टिश्यूज आर द ऑटो एक्साइटेबल। व्हाई डज द एसो नोड एक्ट एज अ नॉर्मल पेसमेकर? सारे ही नोडल टिश्यूज है, डी सबके सही हैं, सबके सही है डी। एवरीबॉडी, क्या आप लोगों के सबके सही है डी? चलिए शुरू करें आगे। चलो, नाउ all the component of the nodal tissues are the auto excitable. Why does the SA node act as a normal pacemaker? Normal pacemaker की तरह। चलो बोलो बोलो क्या होगा? वेरी गुड एवरीबॉडी। मुझे बताओ, सारे नोडल टिश्यूज है, ऐसे नोड जो राइट ऑरिकल के पास होता है, ऊपर की ओर होता है, फिर एवी नोड, फिर बंडल ऑफ हिस, फिर पर्किंजर फाइबर, सारे। पर ऐसे नोड को ही पेसमेकर क्यों कहते हो उसको? क्योंकि ऐसे नोड के पास लोएस्ट डीपोलराइजेशन होता है। बेटा ऐसे नोड ही ना सारे सिग्नल्स को भेजता है सबके पास। ऐसे नोड के पास डीपोलराइजेशन का सिग्नल, डीपोलराइजेशन का मतलब एक्टिवेशन, ठीक है। सारे बच्चे गलत सलत कुछ भी मत बताओ, ठीक है। तो जो भी डीपोलराइजेशन का सिग्नल होता है वो ऐसे नोड से सारी जगह जाता है। तो ऐसे नोड से सारी जगह डीपोलराइजेशन का सिग्नल जाएगा, ठीक है, सब जगह जाएगा। तो ऐसे नोड के पास सबसे अधिक कॉन्ट्रैक्शन की क्षमता है, सबसे अधिक जो डीपोलराइजेशन का सिग्नल होता है, सबसे अधिक कॉन्ट्रैक्शन की जो क्षमता है वो ऐसे नोड पे होती है। फिर वो एवी नोड के पास जाता है, फिर एवी नोड सबको डिस्ट्रीब्यूट करता है, समझे। तो सबसे अधिक जो क्षमता है डीपोलराइजेशन की, सबसे अधिक जो एक्साइटेड होता है वो ऐसे नोड होता है, फिर वो सबको देता है। ऐसे नोड आर ओनली कंपोनेंट ऑफ थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, नो, ठीक है। ओनली ऐसे नोड कैन कन्वे द एक्शन पोटेंशियल टू अदर, नो। मतलब भाई एवी नोड भी तो बंडल ऑफ हिस और पर्किंजर फाइबर को कर रहा है। ऐसे नोड के पास हाईएस्ट रेट ऑफ डीपोलराइजेशन होता है, इसीलिए हम इसको पेसमेकर कहते हैं। याद रखना, समझे या नहीं समझे? ओके, तो हाईएस्ट रेट ऑफ डीपोलराइजेशन ऐसे नोड के पास होता है, इसीलिए हम इसे पेसमेकर कहते हैं। एवी नोड के पास होता तो एवी नोड, सबको ऐसे नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिस, पर्किंजर फाइबर, क्लियर है? सी नहीं होगा। ओनली ऐसे नोड एक्शन पोटेंशियल को अदर कंपोनेंट्स में ट्रांसफर कर सकता है, तो एवी नोड भी तो करता है, बंडल ऑफ हिस को, बंडल ऑफ हिस भी तो करता है, पर्किंजर फाइबर को नहीं। ऐसे नोड के पास सबसे ज्यादा डीपोलराइजेशन की क्षमता होती है, सबसे ज्यादा एक्शन पोटेंशियल उसके पास है, ठीक है, क्लियर? आइए अगला क्वेश्चन, अगली आपकी स्क्रीन पे ये रहा, टटड़ा। अ स्पेशलाइज्ड नोडल टिश्यू एम्बेडेड ऑन द लोअर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम close to the atrioventricle septum delays the spreading of impulse to the heart apex about the 0.1 second delay allows। बोलो, ध्यान से सुनना। अब ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे? अ स्पेशलाइज्ड नोडल टिश्यू एम्बेडेड ऑन द लोअर राइट एट्रियम, ऐसे नोड कहला रहा है ये, ठीक है। ये डिले करता है स्प्रेडिंग ऑफ इम्पल्स टू द हार्ट एपेक्स अबाउट द 0.1 सेकेंड। ध्यान से सुनना, ये क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझो बेटा।
ठीक है। किसी किसी को पेसमेकर इसलिए डालनी पड़ती बेटा क्योंकि पेसमेकर खराब हो जाती, तो हम लिथियम का बना हुआ एक पेसमेकर डाल सकते हैं। देखो मान लो कि ऐसे नोड यहां पर है, ठीक है। ऐसे नोड किसको सिग्नल देता है, बोलो बोलो मेरे साथ बोलते जाओ। ऐसे नोड किसको सिग्नल देता है, ऐसे नोड देता है आपका एवी नोड को। किसको देता है, एवी नोड को। एवी नोड किसको देती है, बंडल ऑफ हिस को। बंडल ऑफ हिस को, बंडल ऑफ हिस को। बंडल ऑफ हिस किसको सिग्नल देता है, परकिंजे फाइबर को। परकिंजे फाइबर पूरे वेंट्रिकल में इस तरीके से फैले रहते हैं, ठीक है, परकिंजे फाइबर। अब मेरी कहानी क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो ऐसे नोड होता है ना, वो हार्ट के एपेक्स में, ध्यान से सुनना, एपेक्स कौन सा है और बेस कौन सा है, बताओ। व्हाट इज द एपेक्स एंड द बेस, बोलो। ऊपर वाला एपेक्स है या नीचे वाला, ऊपर वाला एपेक्स है ये नीचे वाला, बोलो बोलो बोलो। बेस एंड एपेक्स क्या होते हैं, बोलो। बेस एंड एपेक्स ऑफ द हार्ट, ऊपर वाला क्या, ऊपर वाला क्या, ऊपर वाला क्या, देख रही हूं तुम लोगों के कमेंट्स, बोलो। ऊपर वाला ओ हो, बोलो। आंसर इज बी, तो ठीक है। आंसर मत देखो, नीचे वाला एपेक्स है, बहुत बढ़िया। तो नीचे वाले को हम क्या कहते हैं बच्चों जी, एपेक्स। नीचे वाले को हम क्या कहते हैं, एपेक्स, और ऊपर वाले को हम कहते हैं बेस। दिस इज कॉल्ड एज बेस। अब ये बोल रहा है कि 0.1 सेकेंड का डिले चलता है जब सिग्नल ट्रांसमिट होता है ऐसे नोड से, तो 0.1 सेकेंड का जो है वो डिले चलता है, समझे। नीचे एपेक्स होता, भाई साहब, नीचे एपेक्स होता है, ऊपर बेस होता है, ठीक है। नीचे एपेक्स, ऊपर बेस होता है, ठीक है, समझो। अब ये बोल रहा है कि जब सिग्नल ट्रांसमिट होता है तो 0.1 सेकेंड का डिले होता है। काय को, याद रखना, पूरे हार्ट में ना ऑरिकल बेचारा है, सो सबका बाप है, वो है वेंट्रिकल। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि 70% ब्लड तो ऑरिकल से वेंट्रिकल में यूं ही आ जाता है, कोई मतलब ही नहीं, ऐसे ही आ जाता है। सिर्फ और सिर्फ 30 ml जो ब्लड है वो कॉन्ट्रैक्ट होकर आता है। तो सबसे ज्यादा काम कौन कर रहा है, वेंट्रिकल सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है। तो जितने नोडल टिश्यूज हैं वो सब मिलकर इन भाई साहब के लिए काम करते हैं, जिनका नाम है ऑलमोस्ट वेंट्रिकल। पर हम जो सिग्नल है वो 0.1 सेकेंड का डिले करके चल रहे हैं, काय को, ताकि ये जो ऑरिकल है ना, ये पूरा ब्लड वेंट्रिकल को दे दे। एक 0.1 सेकेंड का डिले रखोगे तो पूरा ब्लड जो है वो वेंट्रिकल में आ जाएगा। फिर वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट करो तो बढ़िया एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड जाएगा। समझ में आई या नहीं आई बात? इज दिस क्लियर टू यू? भाई ऑरिकल कुछ काम नहीं करता, ऑरिकल कुछ भी काम नहीं करता है। ऑरिकल का काम सिर्फ इतना है कि वेंट्रिकल को ब्लड दे दे तू। वेंट्रिकल का काम है कॉन्ट्रैक्ट करके आयोटा को दो, पल्मोनरी आर्टरी को दो। इसलिए वेंट्रिकल में हमें ज्यादा दबाव लगाना पड़ेगा, इसलिए हम 0.1 सेकेंड का डिले लेके चलते हैं, ताकि 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 आपका ऑरिकल से ब्लड वेंट्रिकल में भर जाए। समझ में आ गई बात? बोलो, ठीक है। तो डिले अलाउस क्यों करते हैं? ताकि ब्लड आयोटा में एंटर हो सके? नहीं। वेंट्रिकल एम्प्टी कंप्लीटली? नहीं, ठीक है। ब्लड टू एंटर द पल्मोनरी आर्टरी और आर्ट्रिया एम्प्टी कंप्लीटली। बताओ क्या होगा इसका आंसर? ताकि आर्ट्रिया कंप्लीटली एम्प्टी हो सके, ताकि एट्रिया कंप्लीटली एम्प्टी हो सके। बच्चों, एट्रिया कंप्लीटली एम्प्टी हो सके, इसलिए हम लोग ये काम करते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। अगला क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। तू जो, चलो अब इसका आंसर तुम लोग बताओ, पढ़ो। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मजा आया? मजा आया? सेशन सही चल रहा है? एकदम चकाचक है कि नहीं है? और कोई गुंडा कान नहीं लाएगा। अभी तक जितने भी सारे बच्चे हैं बढ़िया रिप्लाई कर रहे हो, बढ़िया क्वेश्चंस तुमसे बन जाएंगे, घबराना नहीं। ऐसे ही क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में भी आते हैं और हम वहां पर छाती चीरने लग जाते हैं, ओ माय गॉड ये क्वेश्चन तो पढ़ा ही नहीं। थोड़ा सा दिमाग लगाओ और आंसर आपके पास है, समझे? चलो ओके, इओसिनोफिल, इओसिनोफिल, ओके। इओसिनोफिल क्या निकालता है? चलो एक बात याद रखना, ये निकालता है हिस्टामिनेज डिस्ट्रक्टिव एंजाइम, ठीक है। क्या निकालता है? हिस्टामिनेज डिस्ट्रक्टिव एंजाइम, हिस्टामिनेज डिस्ट्रक्टिव एंजाइम। मैं समझाती हूँ क्या ये। बेजोफिल क्या निकालता है? हिस्टामिन के ग्रेन्यूल्स। न्यूट्रोफिल क्या निकालता है बेटा? फैगोसाइटोसिस करता है। और लिम्फोसाइट इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करता है, क्योंकि लिम्फोसाइट में एक और लिम्फोसाइट होती है ना, दो प्रकार के लिम्फोसाइट है हमारे पास।
लिम्फोसाइट हमारे पास दो प्रकार की हैं, एक होती है बी लिम्फोसाइट, एक होती है बी लिम्फोसाइट और दूसरी होती है टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट क्या बनाती है बेटा? बी लिम्फोसाइट बनाती है एंटीबॉडीज। बी लिम्फोसाइट बनाती है एंटीबॉडीज। ठीक है, तो एंटीबॉडीज क्या करती है? बोलो, एंटीजन को न्यूट्रलाइज करती है, खत्म करती है, न्यूट्रलाइज। तो ये हुआ ना आपका इम्यून रिस्पॉन्स। बोलो, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अच्छा एक चीज अब बताओ, क्या तुम लोगों को थर्ड वाला ऑप्शन समझ में आया? रिलीज एंटी हिस्टामिनेज, हिस्टामिनेज एंजाइम, हिस्टामिनेज डिस्ट्रक्टिव एंजाइम। देखो ध्यान से सुनना, इसका मतलब क्या है? हिस्टामीन को डिस्ट्रक्ट करने वाले एंजाइम को हम कहते हैं हिस्टामिनेज। हिस्टामीन को डिस्ट्रक्ट करने वाले एंजाइम को कहते हैं हिस्टामिनेज। अब जब तुम्हारे बॉडी में एलर्जी होनी है तो हिस्टामिन ज़्यादा निकलना चाहिए, तो ये जो आपके इयोसिनोफिल होते हैं ये हिस्टामिनेज डिस्ट्रक्टिव एंजाइम निकालने लगते हैं ताकि हिस्टामिन खराब ना हो और हिस्टामिन बने, जिससे आपका इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स जनरेट हो सके। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या हो गया है? राइट ऑप्शन क्या हो गया भाई? फर्स्ट का है 3, फर्स्ट का 3, राइट ऑप्शन इज डी। एवरीबॉडी क्लियर टू यू? एवरीबॉडी ठीक है, चलिए क्लियर। तो याद रखना कि हमारा मेन काम होता है, ध्यान से सुनो, हमारा मेन काम है जब भी कोई इन्फेक्शन अंदर घुस जाए हमें हिस्टामीन को रिलीज करना है। अब अगर किन्हीं कारणोंवश अगर आपका हिस्टामिनेज एंजाइम एक्टिवेट हो जाए तो हिस्टामिन को डिस्ट्रक्ट करने लगता है। तो इयोसिनोफिल मदद करता है कि भाई मैं हूँ तेरे पीछे, मैं हिस्टामिनेज डिस्ट्रक्टिव एंजाइम निकालने लगूंगा, जिससे हिस्टामिन को डिस्ट्रक्ट करने वाला एंजाइम कोई माइकालाल पैदा नहीं होगा, हिस्टामिन बचा रहेगा और तुम इन्फ्लामेशन करते रहना। ठीक, क्लियर? इज दिस क्लियर टू यू एवरीबॉडी? अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन कॉज इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस? बहुत बढ़िया सवाल, क्वेश्चन आएगा इस पे इस साल इस पे क्वेश्चन आएगा, इस साल इससे किस क्वेश्चन आएगा, और अगर नहीं बना तो फिर मेरी कोई गलती नहीं है। बोलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन कॉजेज द इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस? बोलिए, कौन सी कंडीशन जो है वो इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस करती है? बोलिए कौन सी? बेटा RH नेगेटिव मदर में अगर RH पॉजिटिव बच्चा आ गया तो इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस होगा। बोलिए क्या होगा? RH नेगेटिव मदर में अगर RH पॉजिटिव बच्चा आया तो इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस होगा। ये बात ये आपको याद रखनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस का मतलब समझे ना? RH पॉजिटिव के लिए माँ एंटीबॉडी बनाने लगती है, तो पहली बार में तो कुछ नहीं होगा। जब बच्चा डिलीवर होगा तो प्लेसेंटा रप्चर होगा और बच्चे का ब्लड जो है माँ के ब्लड से मिक्स हो जाएगा। अब माँ के बॉडी में RH पॉजिटिव के लिए एंटीबॉडी बनने लगेगी। दूसरी बार बच्चा अगर RH नेगेटिव हुआ तब तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर RH पॉजिटिव हुआ तो हमने उसके लिए क्या बना रखी है? एंटीबॉडीज़ बना रखी हैं, और एंटीबॉडीज़ बना रखी हैं जो बच्चे की RBC को किल करने लगेंगे और बच्चे को जॉन्डिस हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा और बच्चे की डेथ भी हो सकती है। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, वो ट्रीटमेंट है। अगला क्वेश्चन, अ पर्सन विद AB ब्लड ग्रुप आर कॉल्ड एज यूनिवर्सल रेसिपिएंट। काय को? AB वालों को हम यूनिवर्सल रेसिपिएंट क्यों कहते हैं? कोई कारण होगा इसका। AB ब्लड ग्रुप वालों को हम यूनिवर्सल रेसिपिएंट काहे को कहते हैं? जल्दी बताइए। बोलो बोलो बोलो, काय को कहते हैं? जल्दी बोलो। क्योंकि देखो, जैसे O ब्लड ग्रुप था तो उसके ऊपर कोई एंटीजन नहीं था, वैसे B ब्लड ग्रुप के पास कोई एंटीबॉडी नहीं होती। कुछ भी चढ़ा दो, एंटीबॉडी है ही नहीं तो उसको किल कौन करेगा? समझ में आई बात? तो एब्सेंस ऑफ AB, भैया AB ब्लड ग्रुप क्या होता है? जिसके पास A एंटीजन भी होता है, A एंटीजन भी होता है एंड B एंटीजन भी होता है। A एंटीजन भी होता है और B एंटीजन भी होता है ना? A एंटीजन भी होता है और B एंटीजन भी होता है, पर इनके पास कोई एंटीबॉडी नहीं होती। याद रखना, इनके ब्लड में कोई एंटीबॉडी नहीं होती। और याद रखना कि भाई आपको किल कौन करता है? आपकी RBC को किल कौन करता है? आपकी RBC को किल करते हैं आपके एंटीबॉडीज। आपकी RBC को कौन किल करता है? आपकी RBC को किल करते हैं एंटीबॉडीज।
समझ में आई बात? तो आपकी एंटीबॉडीज नहीं है इनके पास, तो एब्सेंस ऑफ एंटीजन ए बी इन प्लाज्मा, प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडी नो, एब्सेंस ऑफ एंटीबॉडी एंटी ए एंड एंटी बी इन द प्लाज्मा। तो राइट आंसर क्या होगा? सी वाले खड़े हो जाएं। कोई एंटीबॉडी नहीं होती इन द प्लाज्मा, तो इनके पास कोई एंटीबॉडी नहीं है प्लाज्मा में, इसलिए आप इनको किसी का भी ब्लड दे दीजिए, सॉरी इनसे ब्लड ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ले लो। ठीक है, भाई देखो, यूनिवर्सल डोनर इज द ओ। क्यों दे देते हैं सबका ब्लड? क्योंकि उनके पास कोई एंटीजन नहीं है, उनको कभी फॉरेन समझा ही नहीं जाएगा। ए बी वाले किसी का भी ब्लड ले लेते हैं, क्यों? क्योंकि इनके पास कोई एंटीबॉडी नहीं है जो किसी के ब्लड को फॉरेन समझे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। विच एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फाइब्रिनोजन इनटू द फाइब्रिन? हाँ है, बहुत बढ़िया सवाल। इनएक्टिव फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम होता है? बोलिए, विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फाइब्रिनोजन इनटू द फाइब्रिन? ध्यान से सुनो और सवाल का जवाब सही देना, नहीं तो लपेटे में आ जाओगे। बोलो। याद रखना कि सबसे पहले क्या था? प्रोथ्रोम्बिन को, ठीक है, या चलो बताओ ये फ्लो चार्ट अभी बनाने क्या मतलब है? थ्रोम्बिन, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, थ्रोम्बिन बहुत बढ़िया, सही जवाब दे रहे हो। और बताओ, फ्लो चार्ट बता दूं? फ्लो चार्ट बता दूं इसका? क्या बोल रहे हो? ए, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छे। तो अब आप मुझे बताओ कि प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए? प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए? प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करने के लिए थ्रोम्बोकाइनेज चाहिए। अब ये थ्रोम्बिन जो है, ये आपके फाइब्रिनोजन को, देखो फ्राई लिख रही हूं मैं, ये आपके फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब यही फाइब्रिन जो है, ये है क्लॉट, कोआगुलम कहलाता है। बोलिए भाई, क्या कहलाता है? बोलो बोलो बोलो। थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम। तो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करो, फिर इस थ्रोम्बिन की मदद से फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करो। ठीक है, फाइब्रिनोजन क्या होता है बेटा? सॉल्युबल होता है, फिर उसको इनसॉल्युबल करके हम क्लॉट बना लेते हैं। तो राइट आंसर क्या हो गया? 1। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन करेंगे। Which one of the following statement is correct? 2022 का सवाल है। Tricuspid and bicuspid wall open due to the pressure exerted simultaneously contraction of atria. Blood moves freely from atria to ventricle during the joint diastole. Increased ventricular pressure causes the closing of semilunar valve. Atrioventricular node generate the action potential to stimulate the atrial contraction. चलिए भाई शुरू हो जाइए। यस, इट इज थ्रोम्बिन बेटा, रिमझिम। चलो देखो भाई, जल्दी फटाफट से देखो, खत्म करो यार। देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व ओपन ड्यू टू द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया। ये पहले ही खुले रहते हैं, ये खुले रहते हैं, याद रखना। ठीक है, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व ओपन ड्यू टू द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया। ये बात है सही, ठीक है, पर फिलहाल इस स्टेटमेंट के लिए गलत है। जब एट्रिया में वेंट्रिकल ब्लड भरा रहता है तो आपका ब्लड जो वॉल्व होते हैं वो खुल जाते हैं। तो ये है तो सही स्टेटमेंट, ठीक है, ये है तो सही स्टेटमेंट, क्योंकि एट्रिया में ब्लड भरेगा तो वॉल्व खुलेंगे। ठीक है, पर यहाँ ये बात सही नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी ये बात नहीं बोलती है। ब्लड जो है वो जॉइंट डायस्टोल में फ्रीली एट्रिया से वेंट्रिकल में आता है, ये बात सही है, ये बात सही है। इंक्रीज्ड वेंट्रिकल में प्रेशर बढ़ता है तो सेमिल्यूनर वॉल्व ओपन होते, क्लोज नहीं होते। ए बी नोड कभी भी एक्शन जनरेट नहीं करता, ऐसे नोड एक्शन जनरेट करता है। राइट ऑप्शन इज बी। कितने लोगों का बी आंसर है? बिल्कुल सही बात है। सो द राइट आंसर विल बी बी। राइट आंसर क्या हो गया बच्चों? बी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, कोगुलम फॉर्म्ड बाय द नेटवर्क ऑफ थ्रेड इज कॉल्ड एज थ्रोम्बिन्स। स्प्लीन, आय हाय, बताओ, अभी हम लोगों ने पढ़ा एवरीबॉडी, ठीक है, यस यस, वॉल्व जो है वो ऑलरेडी ओपन है। यहाँ पर क्या बोल रहा है? बिल्कुल सही बात है। ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व ओपन ड्यू टू द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया। ठीक है, जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ऑलरेडी वो वॉल्व ओपन है उस समय पर, सिर्फ 30% ही ब्लड तो जाना है, तो उस समय तो वॉल्व ओपन ही है।
ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्शन के समय वॉल्व ओपन नहीं होते, वो ऑलरेडी ओपन ही थे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। हाँ जी, अभी हमने पढ़ा कोगुलम इज फॉर्म्ड बाय द नेटवर्क ऑफ थ्रेड इज कॉल्ड एज थ्रोम्बिन्स। थ्रोम्बिन है कोगुलम, थ्रोम्बिन है कोगुलम। कोगुलम क्या होता है? फाइब्रिन्स होते हैं, पढ़ा हम लोगों ने। कोगुलम्स क्या होते हैं? कोगुलम्स आर द फाइब्रिन्स। तो ये स्टेटमेंट तो गलत है, कोगुलम जो है वो है फाइब्रिन, समझे ना। स्प्लीन इज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, सही है। तो भाई क्या है, स्टेटमेंट 1 जो है इनकरेक्ट है और स्टेटमेंट 2 जो है करेक्ट है। राइट आंसर क्या हो गया? सी है, ई हो गया, ये अलग ही चल रहा है, ई हो गया। चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट। 2023 का सवाल है। बेसोफिल आर द मोस्ट अबंडेंट सेल्स ऑफ द टोटल डब्ल्यूबीसी। बेसोफिल सिक्रीट हिस्टामाइन, ठीक है, बेसोफिल सी सेल्स जो होती हैं वो हिस्टामाइन को सिक्रीट करती हैं। Basophil cell secrete the histamine, serotonin, heparin. Basophil are involved in inflammatory response. Basophil have the kidney-shaped nucleus. Eosinophil are granulocyte cells. चलो भाई बताइए, शुरू हो जाइए। मैम एसर्शन रीजन में लल्ला करा दूं, मुझे कोई टेंशन नहीं, पर पीवाईक्यू वो होते हैं जो प्रीवियस ईयर में आए रहते हैं। उसके बावजूद तुम्हारे कहने पर मैं आज कुछ क्वेश्चन लेकर आई हूँ। ठीक है, तो बेसोफिल आर द मोस्ट अबंडेंट सेल्स ऑफ द टोटल डब्ल्यूबीसी, नहीं, मोस्ट अबंडेंट न्यूट्रोफिल होती है। बेसोफिल सिक्रीट हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हेपेरिन, बिल्कुल सही। बेसोफिल इन्वॉल्व इन द इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, जी हाँ। बेसोफिल हैव द किडनी शेप न्यूक्लियस, नहीं, एस शेप का पढ़ा भी हमने। बेसोफिल ग्रेनुलोसाइट, ए ग्रेनुलोसाइट नहीं है, तो बी एंड सी इज द राइट ऑप्शन। कितने लोग बोल रहे हैं सी? डी वाले खड़े हो जाए। कौन बोल रहे हो डी? डी कैसे होगा भाई, अलग ही चल रहा है, डी कैसे होगा तुम्हारा? डी कैसे होगा? राइट आंसर क्या होगा? बी एंड सी। ठीक है, बी एंड सी। उनका एस शेप का न्यूक्लियस है, ग्रेन्यूल्स होते हैं जिनके पास हिस्टामाइन, हिपेरिन और सेरोटोनिन होता है, और ये मोस्ट अबंडेंट नहीं होती। न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा होती है, फिर मोनोसाइट्स होती हैं। ठीक है, चलो राइट आंसर इज सी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। चलिए, ये फिर से आया, क्या देखा? इस पूरे पीवाईक्यू में ईसीजी की इंपॉर्टेंस देखी? क्या आप लोगों ने इस पूरे पीवाईक्यू में ईसीजी की इंपॉर्टेंस देखी? हाँ या नहीं बोलो सारे बच्चे, मुझे बताओ, क्या तुम लोगों ने इस पूरे सेशन में ईसीजी की इंपॉर्टेंस देखी या नहीं देखी? मतलब ईसीजी जो है वो आएगा। ठीक है, अभी तक मुझे ये बताओ कि कितने लोगों के सारे क्वेश्चन सही हो गए? अभी तक अराउंड 30 के आसपास हम लोग शायद क्वेश्चन कर चुके होंगे। कितने लोगों के सारे क्वेश्चन 30 आउट ऑफ 30 सही हुए? बोलो बोलो, कितने लोगों के पूरे क्वेश्चन सही हुए हैं? बताओ जल्दी से। 33, 34 प्रीवियस ईयर में आए थे, 4-5 में अपने से लाई हूँ। बोलो बोलो, किसके पूरे सही हुए? झूठ नहीं बोलना। इंसान एक ऐसा प्राणी है जो बहुत ही शराफत से अपने आप से झूठ बोल सकता है, पर हमें इंसान जो है अच्छा वाला बनना, खराब वाला नहीं। बोलो, 1 रॉन्ग हुआ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए तो भाई बताइए क्या है? 1 2 3। इसमें आपको बताना है कि डीपोलराइजेशन ऑफ आइट्रिया क्या है? 1 ओनली यार। सिर्फ ये कौन सी वेव होती है? पी ना, पी ही तो शो करती है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया। तो राइट आंसर इज ए। ठीक है, राइट आंसर इज 1। ठीक है, चलो भाई, इज दिस क्लियर टू यू? तो राइट आंसर इज 1। कोई बात नहीं, इंसान जब तक गलतियां नहीं करता है वो अच्छे के लिए कभी भी आगे नहीं बढ़ता है। तो जितनी गलतियां करोगे, पर ये नहीं कि गलतियां ठीक है कोई बात नहीं कल कर लेंगे, तो उन गलतियों से सीखो कि आज हमने क्या गलत किया। उस टॉपिक को एक बार और रिवाइज करो। पीवाईक्यू में तुमने कोई देखा, क्या देखा कि इसमें ऐसा कोई सवाल नहीं आया है जो बहुत टफ है। इसमें ऐसा कोई भी सवाल नहीं आया है जो बच्चों बहुत टफ था, बिल्कुल नहीं। कुछ टफ है ही नहीं जीवन में। ठीक है, तो भाई जब नहीं है टफ तो फिर किस बात का टेंशन है ना। चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। राइट द टी और ट्रू और फॉल्स देखना है। 2023 के में ही आया है ये। ठीक है, अ स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलेचर स्टेटमेंट कॉल्ड एज नोडल टिश्यूज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द हार्ट। ये शायद मैंने बनाया आप लोगों के लिए, ये क्वेश्चन मैम ने बनाया आपकी। कोई बात नहीं, आज लेट हो गया, कल सेल साइकिल और सेल डिवीजन के क्वेश्चंस कराऊंगी मैं। ठीक है बच्चे, कल मैं सेल साइकिल और सेल डिवीजन के क्वेश्चंस कराऊंगी। ठीक है, स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलेचर नोडल टिश्यू डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू द हार्ट, ये ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है ये। ठीक है, वन हार्ट साउंड एसोसिएटेड विद द क्लोजर ऑफ द सेमी ल्यूनर वॉल्व। ठीक है, स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलेचर द नोडल टिश्यू इज डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू द हार्ट, बिल्कुल सही है। बोलो बोलो, 4-5 रॉन्ग हो गए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बोलो हाँ जी, बोलो बोलो भाई, मुझे बताओ। हार्ट का जो साउंड है
वो क्लोजिंग ऑफ वॉल से आता है या ओपनिंग ऑफ वॉल से आता है? बोलो बोलो बोलो, क्लोजिंग ऑफ वॉल से आता है या ओपनिंग ऑफ वॉल से? बोलो बोलो। बोले। सेल डिवीजन सेल साइकिल कल मैं लगवा रही हूं। बोलो। ठीक, क्लोजिंग ऑफ सेमील्यूनर वॉल्व। ठीक है, तो द फर्स्ट हार्ट साउंड, तो फर्स्ट हार्ट साउंड ये है क्या? सेमील्यूनर वॉल्व के बंद होने से फर्स्ट हार्ट साउंड होता है या आपका सेकेंड हार्ट साउंड होता है? बताओ। फर्स्ट हार्ट साउंड सेमील्यूनर के बंद होने से होता है या ये बताओ कि आपके ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड के वॉल्व से बंद होने से होता है? बोलो। क्लोजिंग से तो होता है, पर फर्स्ट वाला है, ये तो सेकेंड हार्ट साउंड है ना, तो दिस इज तो सेकेंड हार्ट साउंड, ये सेकेंड हार्ट साउंड है बेटा, है ना। तो ये ऑप्शन क्या हो गया? फॉल्स। द स्टैंडर्ड ईसीजी पी एंड क्यू आर एस रिप्रेजेंट द डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया एंड वेंट्रिकल। ठीक है, पी क्यू आर एस। ठीक है, ये ट्रू है। ठीक है, ये तो सेकेंड हार्ट साउंड है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो बताओ क्या हो गया? ट्रू, ये हो गया फॉल्स। ट्रू फॉल्स ट्रू। अ डिटेल्ड ईसीजी कैन ऑब्टेन विद द हेल्प ऑफ 3 लीड्स। बताओ, 3 लीड से लेंगे? बोलो, 3 लीड से लोगे? बिल्कुल 3 लीड से लेते हैं, बिल्कुल। तो इसका आंसर क्या हो गया? ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू। राइट आंसर इज बी। कितने लोग बोल रहे हैं बी? बिल्कुल सही है। कितने लोग बोल रहे हैं बी? बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। 3 लीड्स होती हैं, पढ़ो। ट्रायंगल में ऐसा लीड्स बनाते हैं हम लोग, ये ऐसा, एक लीड यहाँ, एक लीड यहाँ, एक लीड यहाँ। ठीक है, ज़्यादा वाले भी हैं, पर हमारे एनसीईआरटी में 3 लीड का ही दिया है। अगला क्वेश्चन देते हैं। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन। यार ये विजिबल है क्या आप लोगों को? प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली। मैम कल बायोमोलिक्यूल्स का, पर वो चेंज होगा उस सेल साइकिल सेल डिवीजन, क्योंकि कंटेंट मेरा सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का बना हुआ है। बताओ जल्दी से, ये विजिबल है आप लोगों को? बोलो। आई थिंक दिस क्वेश्चन इज नॉट विजिबल टू यू। इज दिस विजिबल? ठीक है, यस। चेस्ट एंड एंकल, बहुत बढ़िया, चेस्ट एंड एंकल में लगाया जाता है। नहीं ना, इसको हटाते हैं। पीडीएफ आपको ऐप पे दे दूंगी अभी मैं। चलो, ये विजिबल है। What is wrong with this? Is this visible to you? I hope this is visible होगा। कोई बात नहीं, चलो। इओसिनोफिल, इओसिनोफिल क्या करता है? ये वाला होगा ना यार। इओसिनोफिल क्या करता है? रुक जाओ देख लो। ये विजिबल है, ये भी विजिबल नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें मैच करके दिखा देती हूँ। इओसिनोफिल क्या करता है? क्या इओसिनोफिल आपका इन्फेक्शन से आपको बचाता है? तो रजिस्ट द इन्फेक्शन। फर्स्ट का है 3, तो ये वाला एलिमिनेट हुआ और ये वाला एलिमिनेट हुआ। आरबीसी क्या करता है? बताओ। आरबीसी बताओ क्या गैसों का ट्रांसपोर्ट करता है? जी हाँ। तो सेकंड का है 5th, सेकंड का है 5th, दोनों में दिया है। प्लेटलेट क्या करता है बच्चों? प्लेटलेट करता है कोगुलेशन। तो डी का है 1, डी का 1 कहाँ दिया है? डी का 1 दिया है यहाँ। राइट आंसर मुझे मिल चुका है बी। उसके बाद ए बी क्या है? यूनिवर्सल रेसिपिएंट। सी का है 2। उसके बाद सिस्टोल क्या है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट। तो राइट आंसर हो गया है बी। ठीक है, चलो क्लियर है। कोगुलेशन लिखा है, समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ रहा है ना यार। चलो अगला क्वेश्चन। ये विजिबल, आई डोंट नो क्यों ऐसा लगाई है मेरी लड़की। ये विजिबल है, ये वाला है बच्चों विजिबल। चलो आओ इधर आओ, आओ मेरी संतानों, देखें इसको। आओ आओ आओ, जल्दी से आओ। न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा होती है, न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा होती है, याद रखिएगा। चलो भाई सही बात है। न्यूट्रोफिल जो है, इसमें क्या देखना है हम लोगों को? मैच द एंटिटीज कॉलम 1, और आपको बताना है कि कौन सा सही है। ठीक है, कभी भी न्यूट्रोफिल इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स नहीं करती है ना। ये लोकल इन्फेक्शन में फैगोसाइटिक एक्शन होता है इसका। बेजोफिल 6 to 8%, हिपैरिन सेरोटोनिन पर 6 to 8% नहीं है, ये इससे कम है और कम होती है 1% के आसपास। ठीक है, अब मुझे बताओ मोनोसाइट 20 से 25% फैगोसाइटिक सेल है। अब मोनोसाइट देखो, इसमें क्या बताना हम लोगों को? करेक्ट ऑप्शन कॉलम 1 एंड कॉलम 2। ठीक है, आप लोगों को मोनोसाइट का परसेंटेज पता है? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मोनोसाइट? मोनोसाइट फैगोसाइटिक सेल हैं, बिल्कुल सही बात है, पर परसेंटेज बताओ। परसेंटेज ऑफ मोनोसाइट सेल यार याद रखना, बोलो, ये याद रखना है आप लोगों को।
बोलो, चलिए मोनोसाइट का परसेंटेज बताओ। अरे अरे क्या चल रहा है भाई यहाँ, बोलो बोलो। बोलो भाई, अरे माताओं बहनों, मोनोसाइट का परसेंटेज होता है 6 to 8। ये जो 20 to 25% है ये होता है लिम्फोसाइट का, ये होता है बेटा जी लिम्फोसाइट का, ठीक है। 6 to 8% लिम्फोसाइट का होता है, 20 से 25%। तो बचा क्या, इओसिनोफिल। इओसिनोफिल होती है 2 से 3%। ये एलर्जिक रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। राइट ऑप्शन क्या हो गया है बच्चों, डी। राइट ऑप्शन क्या हो गया, डी। ठीक है, चलो भाई, तो न्यूट्रोफिल परसेंटेज बिल्कुल सही है, बेजोफिल का परसेंटेज गड़बड़ है, बेजोफिल कम होती है। तो याद करो 60 से 65 हो गई ये, 20 से 25 हो गई लिम्फोसाइट, और 6 से 8% हो गई मोनोसाइट, 2 से 3% हो गई इओसिनोफिल, बचा जितना है वो है बेजोफिल। ठीक है, राइट ऑप्शन हो गया डी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, परसेंटेज से क्वेश्चन आ चुका है। न्यूट्रोफिल द कार्डिक इम्पल्स, ये कहाँ से आ गया, द कार्डिक इम्पल्स इनिशिएटेड एंड कंडक्टेड फर्दर अप टू द वेंट्रिकल, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इम्पल्स, ये तो बता दोगे यार, ये बताओ। हाँ बताओ, करेक्ट, यस बताओ जल्दी से, करेक्ट इम्पल्स का सीक्वेंस बताओ, इम्पल्स का करेक्ट सीक्वेंस बताइए और इनाम पाइए। बोलो बोलो बोलो। ठीक है, न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा, फिर लिम्फोसाइट होती हैं, फिर मोनोसाइट होती हैं, फिर इओसिनोफिल होती हैं, फिर बेजोफिल होती है। बेजोफिल सबसे कम होती हैं, 0.5 से 1% होता है इनका। ठीक है, चलो भाई बताओ, एसए नोड से एबी नोड, एबी नोड से आपका एबी बंडल, जिन्हें हम बंडल ऑफ हिस भी कहते हैं, परकिंजे फाइबर। राइट ऑप्शन क्या हो गया बच्चों, राइट ऑप्शन इज सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, व्हाट वुड बी द कार्डिक आउटपुट ऑफ द पर्सन हैविंग द 72 हार्ट बीट पर मिनट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम इज द 50 ml। नॉर्मली आपका स्ट्रोक वॉल्यूम होता है आपका 70 ml। अगर आपका पर्सन का हार्ट बीट 72 है पर स्ट्रोक वॉल्यूम वेंट्रिकल से पर बीट निकलने वाला ब्लड सिर्फ 50 ml है, तो स्ट्रोक वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो स्ट्रोक वॉल्यूम हो जाएगा 72 इंटू द 50। ठीक है, आप कैलकुलेट कर लो, बताओ, जीरो कैलकुलेट करो भाई, कितना आएगा, ये आएगा, ये करीब 3600 के आसपास आएगा। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, स्ट्रोक वॉल्यूम को जब आप हार्ट बीट से कैलकुलेट करते हैं तो आपका आता है कार्डियक आउटपुट 5000 ml। कौन बोल रहा है, 5000 ml तब आता है जब ये कार्डियक आउटपुट 70 ml होता है, समझे। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, एक बीट में आपका वेंट्रिकल कितने ब्लड को निकालता है, एक बीट में आपका वेंट्रिकल कितने ब्लड को निकालता है, उसे हम कहते हैं उसका स्ट्रोक वॉल्यूम, समझे, हम उसे कहते हैं उसका स्ट्रोक वॉल्यूम। बेटा बोलो 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 बोलो, इज दिस क्लियर टू यू। ठीक है, अगला क्वेश्चन करें। अब मुझे बताओ, यहाँ हमने 39 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया, अब मुझे बताइए कितने बच्चों का सब सही हुआ। 39 आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन था। बोलो कितने लोगों का ये एकदम चकाचक वाला सही हुआ। ओके बताइए भाई, बोलिए। पुश योर सेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू फॉर यू। ठीक है, आप सेशन में आएंगे, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। आज मैंने 39 कराए हैं, कल मैं 50 कराऊंगी। तो जितना ज़्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। आपने टोटल 3 चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए हैं, दैट इज सेल, दैट इज रेस्पिरेशन एंड बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। कल मैं आपको कराऊंगी सेल साइकिल का। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। कितने सही हो गए हैं बताओ। इट्स ओके, जीवन में कम ज़्यादा चलता रहता है बच्चों, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, समझे। जीवन में कम ज़्यादा चलता रहता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे कि आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग PYQ लाते रहेंगे। ठीक है, अब मुझे बताओ सबको सब समझ में आया। ठीक है, कल आपको आना है, कल मैं सेल साइकिल सेल डिवीजन के क्वेश्चंस कराऊंगी, है ना। और भाई सीधी बात यह है कि आप PYQ खुद से भी करके आ सकते हैं, और नहीं भी करोगे तो यहाँ तो मैं करा ही रही हूँ। कल का टाइमिंग 6 बजे। अब आपको 6 बजे मैं 18 तारीख तक सेशन लूँगी। ठीक है, उसके बाद भी लूँगी। ठीक है, आपके पास क्रैश कोर्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि क्रैश कोर्स आ चुका है। अच्छा, मैम कहाँ पढ़ाती है ये भी बता दूँ मैं। मैम पढ़ाती है आपको न्यूट्रॉन 3.0 में। ठीक है, बहुत सारे बच्चे यहाँ न्यूट्रॉन 3.0 के भी बैठे हुए हैं मेरे, तो वहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। रोज़ सुबह 9 बजे क्लास होती है। जो बच्चे अभी भी इनरोल करना चाहते हैं उस बैच में कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। और आपके पास एक नया फ्रेश क्रैश कोर्स भी आ गया है, तो आप उस पर भी इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आई बात। कोई बात नहीं, रॉन्ग तो भैया ज़िंदगी में गलत और सही चलता रहता है। ठीक है, पर व्यक्ति अच्छा वही है जो किसी हारे हुए से सीख लेता है, किसी
है ना, जो किसी हारे हुए से सीख लेता है, किसी एक्सपीरियंस व्यक्ति से उसका तजुर्बा लेता है और दिमाग खुद का इस्तेमाल करता है, वही व्यक्ति हमेशा जीवन में सक्सेसफुल होता है। ये हमेशा याद करना, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, कल टाइम पे आना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि सेशन कैसा रहा। थैंक यू सो मच बच्चों, अपना बहुत बहुत ध्यान रखना, टेक केयर और पढ़ते रहो, क्योंकि जितना ज़्यादा सवाल आप करोगे उतना ज़्यादा आपको फायदा है। थ्योरी पढ़ने से जीवन में किसी का कुछ नहीं होता, तो मोर क्वेश्चन मोर सक्सेस विल यू गेट। ओके, थैंक यू सो मच बच्चों, टेक केयर।